चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अब हम एक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिस पार्ट का नाम है पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। अब बोलोगे सर अभी हमें लगा म्यूचुअल फंड चैप्टर आप बोलने वाले हैं, पर आपने क्या बोल दिया? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। अब ऐसा मैंने क्यों बोला अभी तुरंत बताता हूं, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनना। देखिए ये जो हमारा सिक्योरिटी लॉ नाम का सब्जेक्ट है ना, ये कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है? कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। अब जैसे कौन कौन से पार्ट हैं भाई? तो मान लीजिए पहला पार्ट है, उसके अंदर आपको सबसे पहले जान पहचान कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जान पहचान, मतलब इंट्रो पार्ट। कौन सा पार्ट? इंट्रो। अगर आपको याद हो इंट्रो वाले पार्ट में सबसे पहला चैप्टर मार्केट से जान पहचान कराता है, सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट। नहीं, मार्केट के ऊपर पहला चैप्टर नहीं है फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी, उसके बारे में एक चैप्टर है। उसके बाद तुम्हारी जान पहचान होती है कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट से, कि कितने इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट में हो सकते हैं। उसके बाद कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी से आपकी जान पहचान कराई जाती है। उसी में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मर्चेंट बैंकर, ये सब है। उसके बाद थोड़ा सा ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ चैप्टर है। अब ट्रेडिंग से जुड़े हुए चैप्टर में स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर है जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे बात करता है। डेपोजिटरी चैप्टर है, ये भी ट्रेडिंग से ही जुड़ा हुआ है, शेयर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। नहीं, उसके बाद आपका अब जो पार्ट एग्जैक्टली हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट आता है आपका पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का। मैं बताऊंगा ये क्या है, अभी बताने वाला हूं। और उसके बाद आपका अगर याद हो सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकंड में हम दो चीज पढ़ते हैं, पब्लिक इशू और लिस्टिंग। यही है ना? तो अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी लॉ इतने ही पार्ट में बटा हुआ है, नहीं बटा हुआ है? तो देखो इसमें से बताओ कौन कौन सा पार्ट हमारा अभी तक हो चुका है, ऐसे बच्चों का जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, टाइम से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ये वाला पार्ट हो चुका, ये वाला पार्ट हो चुका, ये वाला हो चुका, ये वाला हो चुका, ये हो चुका है ना? तो अब जो एग्जैक्टली है हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का पार्ट। इसके अंदर आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे। कितने चैप्टर्स मिलेंगे? 5, है ना? जैसे आज का चैप्टर है म्यूचुअल फंड, वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, आरईआईटी, आईएनवीआईटी, ये सब मिला के 5 चैप्टर हैं जो किसके ऊपर है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। तो इसलिए हम एक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्या नाम है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। उसी में आज हम पहला क्या स्टार्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड। जब ये 5 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब माना जाएगा कि हमारा ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल वाला पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बार चैप्टर का नाम बोलो, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। ठीक है, जरा बताओ म्यूचुअल फंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो? जोर जोर से बोलना। काफी कुछ है ना इस चैप्टर में, जितना ये कंटेंट दिखा रहा है उससे ज्यादा है, क्योंकि इस बार के जो नए नोट्स मैंने आपको दिए हैं इसमें काफी कंटेंट मैंने जोड़ा है और काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने जोड़ा है। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ लो जिन्होंने मॉड्यूल 2 दिया है, सिक्योरिटी लॉ का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। पहला ही क्वेश्चन वो क्या देते हैं? जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन देते हैं, और म्यूचुअल फंड से हर बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस चैप्टर के अंदर भी मैं आपको बहुत सारे क्या करवाऊंगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन ये चैप्टर चूंकि किसका पार्ट है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का, तो इसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूं, है ना, कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता क्या है। एक बार जल्दी जल्दी आप पढ़ो, और रेड में आ रहा है इसका मतलब अमेंडमेंट हुआ है। पहले इसी का नाम होता था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। पहले से क्या नाम होता था? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। उसका नाम बदल दिया गया है अब अमेंडमेंट के बाद। अब इसका क्या नाम हो गया है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो कहीं पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल लिखा हुआ रहे तो घबरा मत जाना, उसी का नाम बदल गया है। अब नाम क्या हो गया है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो तुम पुराना वाला भी नाम लिख लो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी लिख लो। ठीक है,
CIV का मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ऐसा पहले होता था, अब उसका नाम हो गया PIV, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। एक बार इसको रेड आउट करो स्पीड में, और तुम देख रहे हो किस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, सेक्शन 2DA। इसका पक्का मतलब हो गया कि ये अमेंडमेंट वाला है ना। और ये कहां से डेफिनेशन आ रहा है, SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अब जानते हैं SCRA के अंदर किसका डेफिनेशन होता है, सिक्योरिटी का, है ना। तो ये जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो भी सिक्योरिटी ये इशू करेंगे वो भी सिक्योरिटी के डेफिनेशन में फॉल करेगा, और वो भी सिक्योरिटी माना जाएगा। तभी तो सिक्योरिटी लॉ में पढ़ रहे हैं इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्पीड में पढ़ो पहले। अगर इसको तुमने पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा कि इसके फर्स्ट बॉक्स में, ये जो बॉक्स है इसमें ये PIV का एग्जाम्पल दे रहा है, और PIV का सही डेफिनेशन इसने नीचे दिया है। तो नीचे वाले डेफिनेशन को पहले पढ़ो। क्या लिखा है, PIV है ना, PIV मीन्स विच अ फंड विच रेजेज और कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट सच फंड इन अकॉर्डेंस विद सच रेगुलेशन। अब देखो यही दो ही है बस, अब ध्यान से सुनते रहना जो मैं बता रहा हूं। PIV क्या होते हैं वो ध्यान से सुनो। PIV का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो म्यूचुअल फंड का भी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि PIV का ही एक एग्जाम्पल है कौन, म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो सुनो PIV होते क्या है। देखिए इसके नाम में ही सब कुछ। सबसे पहले ये व्हीकल हैं। व्हीकल क्या होता है जल्दी बताओ? ट्रांसपोर्ट का जरिया ही होता है ना। अरे व्हीकल इज व्हाट, इट्स अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हीकल ट्रांसपोर्ट का ही तरीका होता है ना। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चीजों को पहुंचाना, यही ना। तो व्हीकल को अगर मैं यहां ट्रांसपोर्ट लिख दूं, ट्रांसपोर्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या हो गया, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बात यह आता है, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि यहां पे कोई ना कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाएगी। अब क्या चीज पहुंचाई जाएगी भाई, तो देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएंगे। तो कैसा इन्वेस्टमेंट भाई, तो लिखा है पूल्ड। पूल्ड का मतलब होता है कंबाइंड। पूल्ड का क्या मतलब होता है, कंबाइंड। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ये जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं ये दो पार्ट में काम करेंगे। कितने पार्ट में काम करेंगे, दो पार्ट में। पहले सुन लेना फिर उतारने का टाइम दूंगा। ठीक है, ये जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, मैं सिर्फ PIV बोलूंगा, चलेगा ना। PIV दो स्टेजेज में काम करते हैं, दो स्टेप में काम करते हैं। इनका जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा, पहले ये इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, पूल। इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, पूल, है ना। तो सबसे पहले बनाएंगे पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बनाएंगे, पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे बनाएंगे भाई, तो पूल का मतलब कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब क्या होगा, ये बहुत सारे लोगों से छोटा छोटा पैसा लेंगे। बहुत सारे लोगों से क्या करेंगे, छोटा 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 पैसा लेंगे। अब छोटा छोटा पैसा एक जगह जब इकट्ठा होगा तो बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस। पूल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही आप शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब कंबाइंड फंड। कंबाइंड फंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। जैसे आप ही लोग कभी दोस्ती में कभी पार्टी वार्टी करते हो तो सारे के सारे दोस्त से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हो, जिसको तुम लोग कॉन्ट्री बोलते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्री बोलते हो ना। तो जो कॉन्ट्री करते हैं तो एक दोस्त पे बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं पड़ता है, छोटा 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 अमाउंट। लेकिन छोटा छोटा अमाउंट जब एक आदमी के पास जमा हो जाता है तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, और उस बड़े अमाउंट से आप पिज्जा खरीद के और सब आदमी खा लेते हैं। यही करते हैं ना, यही करते हैं, उसी से पार्टी करते हैं। तो वो जो पैसा जमा हो गया उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस। अब ये कॉर्पस को रखेंगे नहीं, क्योंकि इनका नाम क्या था, ट्रांसपोर्ट। इनका क्या नाम था, ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंड स्टेज में ये क्या करेंगे, इस पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट या कॉर्पस को उठा के आगे इन्वेस्ट कर देंगे।
आगे क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। अब बात आती है सर कहां इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके अपने डिफाइंड, मैं ये भी लिख देता हूं, डिफाइंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस होते हैं। क्या होते हैं, डिफाइंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस, वहां पे वो उसको इन्वेस्ट कर देंगे। अब वो लोग ऐसा इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा, जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से रिटर्न मिलेगा। अब फिर वो क्या करेंगे, वो रिटर्न उन्हीं लोगों में बांट देंगे जिन लोगों ने इस कॉर्पस में अपना पैसा कंट्रीब्यूट किया था। तो हम कह सकते हैं कि पीआईबी आर द इंटरमीडिएरीज, पीआईबी आर द इंटरमीडिएरीज, ये बिचौलिए हैं जो बहुत जगहों से पैसा लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, कॉर्पस बनाते हैं और फिर उसको आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। और जहां वो इन्वेस्ट करते हैं वहां से जो भी रिटर्न आता है फिर वापस इन्हीं लोगों में आपस में बांट देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ आप, पीआईबी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। क्योंकि देखिए पीआईबी 5 तरीके के हैं, तो पांचों का काम तो यही होगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एआईएफ हो, सीआईएफ हो, आरईआईटी हो, आईएनवीआईटी हो, सबका काम यही होगा ना। तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज अ कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर 5 इंटरमीडिएरी आपको दिखाई देंगे, जिसमें से एक सबसे बड़ा इंटरमीडिएरी कौन है, म्यूचुअल फंड। बात समझ में आएगी नहीं, पहले बताइए। अच्छा, क्या भारत में ये 5 ही होते होंगे या हमें 5 पढ़ाया जा रहा है, हमें 5 पढ़ाया जा रहा है, ऐसे तो बहुत सारे इंटरमीडिएरी हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ तो जल्दी बताइए। सारे के सारे बच्चे बता सकते हैं पीआईबी क्या होता है। सर नाम में ही सब कुछ है। सर नाम में पहला क्या लिखा है सर, पूल्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब ये छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेके पूरे पैसे को कंबाइन करते हैं, उसको पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। पूल का मतलब कंबाइन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉर्पस। और कॉर्पस को अपने पास नहीं रखते, उसको वो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहां इन्वेस्ट करते हैं, इन द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये भी समझो। अब देखो तुम लोग मॉड्यूल 2 में हो, थोड़ा सा अपने आप को एक्सपर्ट समझो शेयर मार्केट के, तो शेयर मार्केट का जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो डिफाइंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्या होगा, कहां ये इन्वेस्ट होगा, वो पहले से डिफाइंड होता है। अगर उन्होंने पहले बोला था, पूल्ड इन्वेस्टमेंट बनाते समय उन्होंने बोला था हम सोना में ये पैसा लगाएंगे, गोल्ड में, तो गोल्ड में लगाएंगे। अगर उन्होंने बोला था मनी मार्केट में लगाएंगे तो मनी मार्केट में लगाएंगे। उन्होंने बोला था शेयर मार्केट में लगाएंगे तो शेयर मार्केट में लगाएंगे। उन्होंने बोला था रियल एस्टेट में लगाएंगे तो रियल एस्टेट में लगाएंगे। उन्होंने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए आप। तो पीआईबी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले देखो, मैं चाहता तो सीधा म्यूचुअल फंड से स्टार्ट हो सकता था, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता। एक्चुअली ये 5 चैप्टर जो है जो लगातार चलेंगे, अभी तुम देखना अपने बुक में लगातार 5 चैप्टर हैं। ये लगातार 5 चैप्टर क्या हैं, पीआईवी। तो पीआईवी 2 स्टेज में काम करता है। पहला स्टेज बोलो, पहले ये पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाता है। कैसे बनाता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा लेके इकट्ठा करता है, एंड दैट इकट्ठा पैसा को क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस। और कॉर्पस अपने पास रखता है, या अब अगला स्टेप क्योंकि वर्ड क्या था, व्हीकल, तो एक जगह पहले जमा करेगा, फिर उसको उठा के ट्रांसपोर्ट करेगा, और यहां ट्रांसपोर्ट करने को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। कहां इन्वेस्ट करेगा, जहां जो भी उस पूरे के पूरे स्कीम का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वहां पे उसको उठा के इन्वेस्ट कर देगा। अच्छा, इन्वेस्ट करने से क्या होगा, वहां से इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा। जो रिटर्न मिलेगा वापस पूल्ड इन्वेस्टमेंट में जो जो लोगों ने पैसा लगाया था उन्हीं में वो बांट देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल समझ में आ गया, तो जल्दी से इसको उतारो। क्लास में ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसकी फर्स्ट क्लास है? आज फर्स्ट क्लास है, 1 2 3 तीनों बच्चों की फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास वाले को समझ में आ रहा है ना? आप समझना आपका पीआईबी से स्टार्ट हुआ बैच। अच्छा, डीटीएच में पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी फर्स्ट क्लास है वो क्या समझेंगे कि पीआईबी से ही स्टार्ट हुआ उनका बैच। ये एक नया पार्ट ही, अलग पार्ट है, इसका पुराने से मतलब नहीं है। और ऑनलाइन में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसकी फर्स्ट क्लास है? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे अगर फर्स्ट क्लास है तो अपना नाम लिखिए।
ठीक है, हटाऊं जल्दी जल्दी स्पीड में। डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, डिफाइंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो स्टेप 1 में वो क्या करेंगे, पूल्ड इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, और स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब इन्वेस्ट कर देंगे, याद रहेगा। तो अब सेबी ने नाम बदल दिया, पहले इसी का नाम होता था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, तो वो भी बात वही था, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एक जगह कलेक्ट करते थे और आगे उसको इन्वेस्ट कर देते थे। बस उन्होंने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को आजकल क्या बोल दिया है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट। पूल्ड का मतलब कंबाइंड होता है, पूल्ड एक इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, कंबाइंड। चलिए, कोई दिक्कत, हटाऊं। चलिए अब सुनिए, इंडिया में जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं उसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको 5 पढ़ाऊंगा जो कि आपका 5 चैप्टर है ना। तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल को ऐसे कह सकते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बोल सकते हैं ऐसे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को ये एक जगह से उठा के दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट को यहां क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ये आपको 5 मिलेंगे। पहला म्यूचुअल फंड, दूसरा वेंचर कैपिटल फंड, जिसका आजकल नाम बदल गया, आजकल क्या नाम हो गया है, AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इसका नाम हुआ, चैप्टर का नाम भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, लेकिन आज भी ज्यादा पॉपुलर कौन सा वर्ड है, वेंचर कैपिटल फंड, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिया। आज भी बहुत बच्चों से पूछो तो AIF कम जानता है, वेंचर कैपिटल फंड वो ज्यादा जानता है। तीसरा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, उसके बाद चौथा REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और उसके बाद INVIT, इन्वेस्टमेंट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये 5 तुम्हारे चैप्टर हैं, नाम तो तुम ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है कि कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं। आप अपना इंडेक्स निकालिए जल्दी से, बुक का इंडेक्स निकालिए, इंडेक्स निकालिए, इंडेक्स, क्योंकि 5 के नोट्स अभी आपको नहीं मिलेंगे, हो सकता है। आप इंडेक्स निकालो, इंडेक्स में जरा देखो म्यूचुअल फंड के बाद कौन चैप्टर आ रहा है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसके बाद कौन सा चैप्टर आ रहा है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उसके बाद कौन सा चैप्टर आ रहा है, REIT, फुल फॉर्म क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके बाद INVIT आ रहा है। 5 चैप्टर लगातार, उस 5 चैप्टर को ऐसे सर्कल मार करके तुम क्या लिख दो, ये क्या है, PIV। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो सब मिला के 5 हम पढ़ेंगे और 5 चैप्टर लगातार है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा चैप्टर कौन है, म्यूचुअल फंड। बहुत टाइम लगेगा इसमें, 4 से 5 क्लासेस तो मान लो तुम, है ना। ऐसे भी म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर है, सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड सही है, सुना है नहीं, कभी देखा नहीं एडवर्टीजमेंट, म्यूचुअल फंड सही है। थोड़ा इमोशन से बोला करो तुम लोग, म्यूचुअल फंड सही है, ऐसे बोलते हो जैसे कोई इमोशन ही नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है ना। ऐसे बोलोगे सर कोई बोलता तो है नहीं, उसी लिखा हुआ आ जाता है, म्यूचुअल फंड नहीं, बोलता भी है, हर एडवर्टीजमेंट में लास्ट में बोलता है। और वो एडवर्टीजमेंट कौन करता है, का टीवी वाला, सेबी नहीं करता है, IPF नहीं, एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो जो प्रोफेशनल कोर्स है ना CS, जो आप लाइफ में देखते हैं वो सब पढ़ना होता है ना। सिलेबस बहुत है, चिंता नहीं करना, कोर्स भरपूर है। यही सिलेबस बहुतों को पास कराता है और बहुतों को दुख दे जाता है ना। कोई बच्चे सोचे बार बार मत बोला कीजिए, एक दिन था जो गुजर गया, एक दिन था जो गुजर गया, अब आगे आने वाले दिन अच्छे हैं। तो चलिए इसको उतारिए। तो 5 PIB पढ़ने वाले हैं हम, म्यूचुअल फंड, AIF, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, CIF कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, REIT और INVIT, और ये 5 लगातार। अब 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता देता हूं अभी। CIS, जो बच्चा सीरियस है वो नोट्स निकलवा के आया है, और जो सीरियस नहीं है
चलिए लिख लिया, थोड़ा स्पीड में लिखो, बहुत पढ़ना है अभी। म्यूचुअल फंड चैप्टर कंप्लीट करने में लगभग 15 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा जी, 15 आवर्स। आज तो इंट्रो है मात्र, है ना। अभी तो हुआ भी स्टार्ट नहीं है म्यूचुअल फंड, कहां स्टार्ट हुआ अभी? अभी तो हम किसके ऊपर लगे हैं? PIV। चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। चलिए एक बात बताओ जरा, मैं पूछता हूं तुम लोगों से, क्या ये पांचों का यही काम है? पहले वो पैसा इकट्ठा करेंगे और उसको आगे क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार इनका नाम बदल गया। अब जैसे एग्जांपल में उल्टा चलता हूं, INVIT नाम में ही क्या लगा हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कहां इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, REIT ये कहां इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट सेक्टर। ये रियल एस्टेट में जो आपका पैसा ये इकट्ठा करेंगे ना, जो कॉर्पस, ये कॉर्पस उठाए कहां डाल देंगे? रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट से जो भी कमाई होगी ये आप बाद में सबको बांट देंगे। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इसके ना बहुत तरीके के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, है ना। इनके जनरली प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके जनरली क्या होते हैं? प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब ये चैप्टर में हम घुसेंगे तो हम देखेंगे, है ना। तो इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। अब ये कैसा प्रोजेक्ट होता है, क्या होता है, ये सब मैं तुम्हें जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आगे AIF, जिसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं? ये इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे रिस्की डेस्टिनेशंस। रिस्की डेस्टिनेशंस का मतलब यही तो वो लोग हैं जो जिनके पैसे से दुनिया में इन्वेंशंस होते हैं। अगर ये ना हो तो इन्वेंशंस ही नहीं होता। जो ये कोरोना का वैक्सीन बन के आया, ये वैक्सीन ही नहीं बनता, क्योंकि वैक्सीन बनने के बाद सफल होगा कि नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता था। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही रिस्की वाले में पैसा लगाते हैं कि अगर वो सफल हो गया तो ये अमीर बन जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में अमीर बन जाते हैं, लेकिन फेल कर गया तो ये बर्बाद हो जाते हैं। तो यहां पे चलता हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये ऐसे लोग हैं। तो AIF में वही लोग पैसा लगाएंगे जो रिस्की डेस्टिनेशंस में पैसा लगाने के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, यहां मत लगाओ, ठीक है। म्यूचुअल फंड भाई कहां इन्वेस्ट करता है? तो इसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं। तो ये इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज मार्केट में, मनी मार्केट में, गोल्ड में, एक्सेट्रा। अब समझ में आ गया आपको? तो पांचों का मुझे लगता है एक शॉर्ट इंट्रो मिल गया आपको कि एक तो ये पांचों के पांचों क्या हैं, जल्दी बताइए। ये सब PIV हैं। पहले बहुत सारे लोगों से छोटा छोटा पैसा लेके जमा करेंगे, दैट इज कॉर्पस, और उसको आगे इन्वेस्ट कर देंगे। बताओ म्यूचुअल फंड कहां इन्वेस्ट करता है? सिक्योरिटीज मार्केट मतलब शेयर मार्केट, मनी मार्केट, गोल्ड, इन सब में। अच्छा, AIF कहां इन्वेस्ट करता है? रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस, ठीक है। उसके बाद CIS, इनके वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे थोड़ा एग्जांपल मैं दे ही देता हूं, तुम लोग के मन में आता होगा। जैसे तूने सुना होगा ये हाईवेज बनते हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, तो इन सब ये एक प्रोजेक्ट होता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आता है? तो CIS जमा करते हैं वो पैसा। अब प्रोजेक्ट बना लिया, जैसे वो तुम्हारा रोड बन गया, एक्सप्रेसवे बन गया, टोल से कमाई होगी। अब वही टोल का पैसा किसको जाएगा? इन्वेस्टर्स को जाएगा। ये बात समझ में आई? अब मुझे लगता है काफी क्लियर हो रहा होगा सब कुछ तुम्हें। उसके बाद REIT नाम में लगा हुआ है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहां जो भी आप पैसा लगाएंगे वो कहां जाएगा? रियल एस्टेट में। उसके बाद लास्ट में कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये पैसा लगाएंगे। तो जल्दी से इसको उतार लो स्पीड में। अब हम तैयार हैं क्या पढ़ने के लिए? म्यूचुअल फंड। अगर तुमसे कोई पूछ ले इस चार्ट को देख के कि म्यूचुअल फंड बताओ, तो क्या बताओगे? सर म्यूचुअल फंड एक PIV है, जिसका काम होगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल से छोटा छोटा पैसा लेंगे, उसको वो जमा करेंगे, दैट इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉर्पस, और उसको आगे इन्वेस्ट कर देंगे। लिख ही दिया कहां इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट में, मनी मार्केट में, गोल्ड में, इन सब में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और उससे जो भी पैसा आएगा ये फिर अपने
इन्वेस्टर्स को बांट देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये बात समझ में आए कि नहीं आए पहले बताइए। तो ऐसे भी अब आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं तो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट ही माने जाएंगे आप। तो शेयर मार्केट को समझो और शेयर मार्केट को समझ के तब म्यूचुअल फंड पढ़ो, तुमको खूब समझ में आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड 24 घंटा शेयर मार्केट में घूमता रहता है। ठीक है, जो बाकी चार हैं वो अलग अलग दिख सकते हैं आपको, लेकिन म्यूचुअल फंड हमेशा शेयर मार्केट में दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हटाऊं फिर स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड। अभी कुछ बच्चे लिख ही रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। अब हम चल रहे हैं क्या पढ़ने? म्यूचुअल फंड। जब मैं बोलता हूं कि हम म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब हम इन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जरा नाम बोलो, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं म्यूचुअल फंड का। आप जरा देखोगे तो जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं सब म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुसे हुए, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो। इसमें सबसे बड़ा है यूटीआई। मतलब यूटीआई को तो बनाया ही गया था भारत में क्या करने के लिए? म्यूचुअल फंड का बिजनेस करने के लिए। तो यूटीआई सबसे बड़ा है। आज पूरे भारत में पूछा जाए कि सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन है तो यूटीआई। यूटीआई जानते हो पब्लिक सेक्टर है, सरकारी है। तो इसमें कुछ सरकारी हैं और कुछ प्राइवेट हैं। तो क्या सरकारी क्या प्राइवेट, जितने बड़े बड़े घराने कॉर्पोरेट घराने सब घुसा हुआ है इसमें। तो आप म्यूचुअल फंड को कम समझ रहे हो क्या? शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा पिलर है म्यूचुअल फंड। आज शेयर मार्केट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसका है? म्यूचुअल फंड का है। कभी इकोनॉमिक्स टाइम्स उठा लो, तुम देखना सबसे ज्यादा शेयर्स की खरीद बिक्री यही करते हैं, क्योंकि इनके पास एक आदमी का पैसा नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों का पैसा है। तो इनका कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा कॉर्पस से बहुत बल्क में शेयर्स खरीदते हैं। किसमें खरीदते हैं? बल्क में। किसी भी बड़े से बड़े कंपनी का तुम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लो, उसके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड हो, क्योंकि वो ज्यादा शेयर्स खरीद के बैठा हुआ है। और लेकिन वो शेयर जो खरीदते हैं कंट्रोल बनाने के लिए नहीं कंपनी पे, बस इनका काम है शेयर ट्रेडिंग करना। सस्ता खरीदा महंगा बेचा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये शेयर मार्केट के ही लोग हैं। अगर शेयर मार्केट गिरेगा तो म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस गिरेगा, शेयर मार्केट चढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस चढ़ेगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में अभी आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर हम डायरेक्टली ही क्यों नहीं शेयर मार्केट में चले जाएं, हम म्यूचुअल फंड का रूट क्यों पकड़े? तो अभी मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सेफ होता है। थोड़ा क्या होता है? सेफ होता है। वो कैसे सेफ होता है मैं भी बताऊंगा। तो चलिए, ये आपने देख लिया कि म्यूचुअल फंड कितना इंपॉर्टेंट है ना। बाकी अच्छा, ये लाइन बाय लाइन तो हमने पढ़ना भूल ही गया। ये एक बार लाइन बाय लाइन जल्दी से पढ़ा दे रहा हूं। किसके बारे में? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बारे में। आइए, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल मींस अ फंड। ये हमेशा एक फंड होंगे, फंड ही होंगे ना। अरे जहां पैसा जमा होगा उसको क्या कहोगे? फंड कहोगे। अच्छा, ये फंड ट्रस्ट के रूप में भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी हो सकते हैं। ज्यादातर आपको ट्रस्ट के रूप में दिखाई देंगे। जैसे हम म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे ना, तो म्यूचुअल फंड एक फंड है जो ट्रस्ट के रूप में रहता है ना। बात समझ में आ रही है? और अदरवाइज भी हो सकते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको दिखाऊंगा कंपनीज भी नजर आएंगे आपको, मतलब कंपनी फॉर्म में भी हो जाते हैं कभी कभी, पर ज्यादातर ट्रस्ट के फॉर्म में होंगे। ठीक, अब यहां एग्जाम्पल दे रहा है, तो यहां देखो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है किसका? PIV का। म्यूचुअल फंड एग्जाम्पल है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS, और बहुत सारे बिजनेस ट्रस्ट जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। तो जो मैंने 5 बोले, 5 का 3 तो एग्जाम्पल लिए हुआ है, बस REIT और INVIT नहीं लिया, तो चिंता मत करो, यहां तो आ ही जाएगा, है ना। और सबसे जरूरी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने भी भारत में PIV होंगे उसको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। क्योंकि PIV काम कहां करते हैं एग्जैक्टली? शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, तो उनको सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वो तो जानते हो सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट जो कहता है कि हर इंटरमीडिएट को सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, बाकी यहां इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में 4 का नाम लिया, म्यूचुअल फंड, AIF, CIS और बिजनेस ट्रस्ट। बाकी नीचे जनरलाइज्ड आपका डेफिनेशन दिया, एंड सच अदर फंड विच रेजेज और कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर। ये हो गया स्टेप नंबर 1।
नहीं हो गया? स्टेप नंबर 1। क्या ये कॉर्पस बना रहा है? जल्दी बोलो। ये अब कॉर्पस बना रहा है, और कॉर्पस बना के अपने पास रखेगा या आगे इन्वेस्ट करेगा? तो देखो, एंड इन्वेस्ट सच फंड इन अकॉर्डेंस विद सच रेगुलेशन एज द सेबी में मेक। तो ये देखिए, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब लोग सर ये रेगुलेशन क्या लिखा है? तो भाई म्यूचुअल फंड के लिए अलग रेगुलेशन है सेबी का, एआईएफ के लिए सेबी का रेगुलेशन अलग है, सीआईएस के लिए सेबी का रेगुलेशन अलग है, आरईआईटी के लिए अलग है, आईएनवीआईटी के लिए अलग है। तो ये कैसे पैसा कलेक्ट करेंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे वो सब सेबी बताता है। कौन बताता है? सेबी। क्योंकि लाखों करोड़ लोगों से पैसा ले रहे हैं, सेबी इसको इसके लिए रेगुलेशन नहीं बनाएगा तो पैसा लेके भाग नहीं जाएगा ये? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भले बताओ। देखिए, कंपनी पब्लिक इशू में एक बार पैसा लेती है तो उसके लिए सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन है, पब्लिक इशू नाम का चैप्टर है। ये 24 घंटे यही काम करते हैं, पैसा लेते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। इन पर तो ज्यादा लॉ लगाने की जरूरत है, इनका तो बिजनेस ही पैसे का है। और सबसे अजीब बात, इनका खुद का कोई पैसा ही नहीं है, पैसा लेके आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? पहले बताओ। इनको ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है? तो सब मिला के हो गए 5। 5 में से हम सबसे पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? म्यूचुअल फंड, है ना? अब आइए म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं, ठीक है? एक काम करते हैं, ये सारी चीजें जो है यहां पर लिखी भी, इसको भी मैं पढ़ाता हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं म्यूचुअल फंड का। पहले चलो ध्यान से सुनो। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझो। देखिए, मान लीजिए इधर है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसको हम बोलेंगे जनरल इन्वेस्टर्स। याद रखना, म्यूचुअल फंड का रूट वही पकड़ते हैं जो जनरल होते हैं। जनरल का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, है ना? उसके बाद जो नॉर्मल लोग हैं, इंजीनियर्स, ये सब, मतलब जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शेयर मार्केट एक्सपर्ट थोड़ी कह सकते हो तुम, वो अकाउंटिंग एक्सपर्ट है। हाँ, कंपनी सेक्रेटरी शेयर मार्केट का एक्सपर्ट माना जाएगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी 100 मार्क्स का सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहा है। सीएस प्रोफेशनल में जब जाता है तो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग नाम का एक और 100 मार्क्स का फिर से सिक्योरिटी लॉ है। मतलब तुम 2 बार सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे, एक बार एग्जीक्यूटिव में और एक बार प्रोफेशनल में। तो 200 मार्क्स का तुम सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हो, वो भी टफ। जैसे मॉड्यूल फर्स्ट में कंपनी लॉ में फेल कराता है, एसबीसी में फेल कराता है, ऐसे ही मॉड्यूल सेकंड में सिक्योरिटी लॉ में फेल कराता है। सिक्योरिटी लॉ में 50 60 50 60 40 50 60 ऐसे ही मार्क्स देता है। बच्चा मॉड्यूल सेकंड में पास करता है एसएफएम के चक्कर में, वो जो एमसीक्यू है, सीएमए एमसीक्यू है, वहां वो ले आता 70 80 90 70 80 90 ले आता है। लेकिन सिक्योरिटी लॉ में मार्क्स नहीं देते वो, इसलिए सिक्योरिटी लॉ को बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है। कहा जाता है मॉड्यूल सेकंड का सबसे अट्रैक्टिव सब्जेक्ट कोई है तो वो सिक्योरिटी लॉ। ये सब जानता है, तुम लोग भी इतना तो समझ ही गए होगे कि सिक्योरिटी लॉ में ही थोड़ी ग्रेविटी नजर आती है ना? तो ध्यान से सुनिए, जनरल इन्वेस्टर, जनरल का मतलब ये शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है। अब ये भी इन्वेस्ट करते हैं कहां एग्जैक्टली? शेयर मार्केट में। ये देखो शेयर मार्केट आ गया। अब ये शेयर मार्केट में अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या ये रूट सेफ है? डायरेक्टली मतलब ये मालूम चला इसमें से कोई दुकान वाला है, शॉपकीपर, दिन भर अपना सामान बेच रहा है, वो भी चप्पल जूता का दुकान है, चप्पल जूता का दुकान वाला भी डीमेट अकाउंट खोल के शेयर में ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन आपको लगता है वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है? मुझे लगता है कि ये वाला जो रूट है ये थोड़ा सा रिस्की है, ठीक हो भी सकता है और नहीं, क्योंकि उनको शेयर मार्केट की गहराइयों के बारे में मालूम नहीं है। अब जैसे इससे किसी चप्पल जूता के दुकान वाले से पूछोगे आईपीओ आ रहा है, समझेगा वो? एफपीओ आ रहा है, समझेगा वो? नया जूता दिखा देगा तुम्हें। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप उसको बोलो टेक ओवर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, बाईबैक हो रहा है, समझेगा कुछ भी? लेकिन एक सीएस या जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो तुरंत समझ लेगा, अच्छा बाईबैक हो रहा है, जैसे अभी टीसीएस का बाईबैक चल रहा है, बाईबैक में पैसा कमाया जा सकता है। टेक ओवर हो रहा है, ये कंपनी के लिए गुड न्यूज हो सकता है। मर्जर हो रहा है, कंपनी के लिए गुड न्यूज हो सकता है। नहीं समझे आप? तो सुनिए, जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है कि अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो दैट कैन बी द रिस्की चॉइस। मतलब कभी कभार आप, ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस ही करा जाते हैं, कभी कभी वो भी पैसा कमा जाते हैं। एक तो भारत में ऐसे ऐसे एडवाइजर्स मिलते हैं कि मैं क्या बताऊं। आपके घर खानदान दोस्त में देखेगा, अरे मैंने तो शेयर मार्केट से लाखों कमाया, और उससे पूछ ले टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर उसको क्या मालूम है? सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, बस उसको यही मालूम है।
लेकिन कब सस्ता हो सकता है और कब महंगा हो सकता है ये उनको नहीं मालूम। अब ये ज्यादातर मालूम होता है उन लोगों को जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग गलत चीज है। आप देख रहे हो अभी फिर से एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी फंस गई है। देखा इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसी है वो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो यूपीएसआई थे, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसको लीक कर रही थी, ऐसा आरोप है। और एनएससी के एमडी के साथ साथ उसका कंपनी सेक्रेटरी भी फंस गया। अरे एनएससी कंपनी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उसका कंपनी सेक्रेटरी होगा ना। कंपनी सेक्रेटरी फंसा हुआ, केस चल रहा उस पर। एक हिमालयन योगी कोई था, वो डायरेक्शन दे रहा था और बाद में पता चला कि हिमालयन योगी कोई नहीं, उसी कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, है ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर था ना वो। तो ये देखिए आप, मतलब ऐसा कुछ अभी चल रहा, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, सीबीआई अभी लगी हुई है। तो इस न्यूज को थोड़ा तुम देखते रहना। देखिए सिर्फ ना रट्टू तोता मत बनो कि सर ने पढ़ाया हमने पढ़ लिया, थोड़ा न्यूज भी देखते रहा कीजिए। आपको थोड़ा ना किसी भी चीज पर बोलने की कला होनी चाहिए। अब जैसे मालूम चला किसी कंपनी सेक्रेटरी बने, लिस्टेड कंपनी सेक्रेटरी बने, और वहां बात हो रहा है बोर्ड मीटिंग में कि यार एनएससी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तुम बोले क्या हुआ एनएससी में? कंपनी सेक्रेटरी को तो मालूम होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो सुनिए, ये मुझे नहीं लगता है कि ये सेफ है। अच्छा, अब एक काम अगर किया जाए कि बीच में एक एक्सपर्ट को लाया जाए। बीच में किसको लाया जाए? एक्सपर्ट। ये बात है ना, म्यूचुअल फंड वाले जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। क्यों एक्सपर्ट होते हैं ये? क्योंकि इनका 24 घंटे यही काम है। जो मैंने जनरल इन्वेस्टर बोला उसका 24 घंटे ये काम नहीं है। वो 24 घंटे में 18 घंटे जूता चप्पल के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसको बेचना है। उसको जूता चप्पल का वैरायटी ज्यादा पता है, वो उसका बिजनेस है। शेयर मार्केट तो वो ऐसे ही ऊपर से कर रहा है, 1 घंटा देख लिया, आधा घंटा देख लिया। लेकिन म्यूचुअल फंड का मेन बिजनेस यही है। वो 24 घंटे कहां बैठे हुए हैं? शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं। तो क्या जब 24 घंटे वो शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं तो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, सिर्फ शेयर मार्केट में होने की वजह से एक्सपर्ट हो गए हैं या ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है? एक तो सेबी से रजिस्टर्ड है, तो सेबी ऐरे गैरे को तो रजिस्ट्रेशन देने से रहा, तो सेबी सब कुछ चेक किया होगा। तो ये प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है, प्रॉपर्ली प्रोफेशनली मैनेज्ड लोग हैं। तो आप एक काम कीजिए, सेकेंड रूट में आप इनको पैसा दीजिए और फिर ये पैसा अपने बुद्धि, अपने इंटेलिजेंस, अपने रिसर्च, इन सब का इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में लगाएं। बताओ ज्यादा क्वालिटी कहां अच्छी रहेगी, डायरेक्ट वाले में या इस वाले में? इस वाले में। अब बोलोगे सर इस वाले में हम करेंगे तो म्यूचुअल फंड कोई सामाजिक काम तो नहीं कर रहा है, इसके लिए वो हमसे कुछ कमीशन लेगा। क्या लेगा? कमीशन लेगा। तो थोड़ा कमीशन ले भी लिया तो क्या बुरा है? लॉन्ग टर्म में आपको फिर भी फायदा होगा। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा कमीशन देके, एकदम थोड़ा सा कमीशन, हल्का सा कमीशन देके, ना के बराबर कमीशन देके अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे तो इन्वेस्टमेंट सेफ रखना ज्यादा अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना, पहले बताइए आप। तो सुनिए, ऐसे लोग जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है उनको रूट नंबर 1 नहीं, रूट नंबर 2 पकड़ना चाहिए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अच्छा भाई, कंपनी सेक्रेटरी कौन से रूट में आना चाहेगा, 1 या 2 में? जैसे तुम लोग अगर हो तो तुम लोग कौन सा रूट लोगे, 1 या 2? कितने लोग बोल रहे हैं 1? हैंड रेज कीजिए। और कितने लोग बोल रहे हैं 2? थोड़ा एक्सपर्ट क्या बोल दिया तुम लोगों को, तुम अपने आप को मान भी गए। नहीं, मैंने बोला कहा बेइज्जती करते हैं इसलिए हम हाथ नहीं उठाते, है ना। मैंने बोला कंपनी सेक्रेटरी एक्सपर्ट हैं, मैं जो कंपनी सेक्रेटरी बन चुका है। यहां सिक्योरिटी लॉ पढ़ ही रहे हो और अपने आप को एक्सपर्ट समझ भी लिए, मतलब हद नहीं हो गया तुम लोगों का, है ना। हाँ नहीं, चलो ठीक है। सुनिए, अभी भी तुम जनरल ही माने जाओगे क्योंकि अभी पूरा सिक्योरिटी लॉ तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपको चढ़ा दूं दिमाग कि तुम अब एक्सपर्ट हो गए हो, तुम पिताजी का गाड़ी बेच के पैसा शेयर मार्केट में लगा दो और शेयर मार्केट में डुबा दो, बाद में गाली तो मुझे ही पड़ेगी। तो मेरा मानना है जो बिगिनर्स हैं, जैसे तुम लोग शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हो लेकिन अभी बिगिनर हो गए, बिगिनर्स को भी मेरा मानना है म्यूचुअल फंड का पहले रूट पकड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट का मतलब आप काफी टाइम डिवोट कर सकते हैं शेयर मार्केट पे, तो आप किस में जाइए? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट में जाइए। अदरवाइज अगर आप पूरा टाइम डिवोट नहीं कर सकते तो आपके लिए सबसे अच्छा रूट है आप पैसा दीजिए म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड पूरा दिमाग लगा के पूरा टाइम डिवोट करके आपके पैसे की रक्षा करेगा, आपको बढ़िया रिटर्न दिलवाने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि तो म्यूचुअल फंड का प्रचार कर रहे हैं खड़े होकर, एक तरीके से प्रचार ही हो गया ये तो जल्दी बताइए, अगर आप लोग जनरल इन्वेस्टर हैं या बिगिनर्स हैं
तो आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देना चाहिए शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए? म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट में आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड को अपना पैसा देते हैं तो म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना टाइम लगा के आपके पैसे को सेफ रखते हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देते हैं। मीडियम या लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको लगे कि डायरेक्ट रूट ही अच्छा है, लेकिन आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट रूट बहुत बार रिस्की हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड हमेशा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमेशा ही अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आता है। समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। तो इसको उतार लो। ये बना हुआ नहीं तुम्हारे बुक में ये वाला, तो थोड़ा जल्दी करो, स्पीड में करो। चलिए हो गया, थोड़ा जल्दी 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 करो। अब शेयर मार्केट बनाने मत लगना बैठ के, मालूम चला फोर्थ फ्लोर बना लिया सब हमने, अब हम फिफ्थ फ्लोर बना रहे हैं। और जनरल इन्वेस्टर कितने हैं जरा गिनो तो, जिसका चार्ट बन गया है। अरे वो ऐसे ही है, मतलब हाँ, मतलब उसके बीच में वो कंपनी सेक्रेटरी है ग्रीन वाला, जो सबको गाइड कर रहा है कि तुम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। जरा देखो तुम लोग जनरल इन्वेस्टर कैसा बनाए हो, दिखाओ जरा। सिर्फ लिख दियो बस, हे भगवान इतनी बेइज्जती। और शेयर मार्केट सीधा स्टॉक मार्केट लिख दियो बस। यार थोड़ा गोल गोल तो बना देते यार, थोड़ा इमोशन आता। मतलब इतने बेदर्दी से चार्ट उतारते हो तुम लोग। इतने प्यार से मैं बनाता हूं चार्ट और तुम लोग सीधा उतार लेते हो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं टाइप करते रहिए आंसर जब भी मैं कुछ पूछूं तो। चलिए हो गया, हटाऊं। अब देखिए म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में कैसे आपको फायदा देता है वो मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। आगे भी वो आएगा, मैं आगे नहीं बताऊंगा, मैं अभी बता दे रहा हूं। क्योंकि शुरुआत में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, वो चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चैप्टर अच्छा है। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो देखिए ध्यान से सुनिएगा। मालूम चला पहला वाला रूट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तुमने क्या किया, 10 रुपया लगाया, 10 रुपये का एक शेयर खरीदा, डायरेक्टली खरीदा। तो 10 रुपये का एक शेयर खरीदा, अब वो मालूम चला 12 रुपये का हो गया, तो तुमने उसको बेच दिया। बेचा तो कितना रुपया कमाया, ठीक। फिर मालूम चला तुमने उसी को खरीद लिया, है ना, उसी को खरीदा शेयर, मतलब फिर से 10 रुपया का जब आया तो खरीद लिया। लेकिन मालूम चला इस बार शेयर का दाम गिर के आ गया 8 रुपये पे, तो तुमको 8 रुपये में बेचना पड़ा। फिर मालूम चला कि तुमने एग्जैक्टली वो शेयर का दाम फिर से हो गया 11 रुपया, मान लीजिए फिर से क्या हो गया 11 रुपया, तो तुमने 1 रुपया कमाया। लेकिन फिर शेयर का दाम गिर के हो गया 5 रुपया, तो तुमने कितना गंवा दिया, 5। तो जरा देखो ओवरऑल तुमको कितना फायदा हुआ, कितना है, 4 रुपये का लॉस है, 4 रुपये का लॉस, ठीक है। अब अगर तुमने म्यूचुअल फंड के थ्रू किया, म्यूचुअल फंड के थ्रू किया, तो सुनिए 10 रुपया तुमने म्यूचुअल फंड को दिया। हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ने पहली बार तुमको 2 रुपया देने के बजाय वो हो सकता है कि तुमको 1.5 रुपया दिया हो। क्यों दिया हो 1.5 रुपया, क्योंकि वो 50 पैसा क्या काट लिया, कमीशन। लेकिन वो जो अगले बार तुम्हारा शेयर गिर गया है ना, तो उनके यहाँ रिसर्च की टीम होती है, उनको सब मालूम होता है कब गिरने वाला है, मतलब कोशिश करते हैं, ऐसे भगवान नहीं होते कि उनको मालूम हो कि कब गिरने वाला है और कब चढ़ने वाला है, वो एंटिसिपेट ही करते हैं।
पर उनका एंटीसिपेशन चूंकि रिसर्च्ड होता है तो वो वहां ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते नहीं। तो शेयर का दाम गिरा, लेकिन हो सकता है उन्होंने वहां ट्रांजेक्शन नहीं किया हो, छोड़ दिया हो, चूंकि उनके पास बहुत पैसा, उनको क्या फर्क पड़ता है। फिर जब 11 हुआ तब जाके उन्होंने ट्रांजेक्शन किया, तो ये हो गया +1। ठीक है, फिर मालूम चला जब शेयर का दाम 5 रुपया आया तो उन्होंने शेयर्स को नहीं बेचा, उन्होंने शेयर्स को छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो अब आप जरा देखो यहां पे क्या हुआ है, कितना का हुआ तुम्हें फायदा? 2.5 का तुम्हें क्या हुआ फायदा। तो ये डिसीजन मेकिंग ही बहुत बड़ी चीज है। जैसे तुमने बोला सर आप कैसे मान लिए कि वो नहीं बेचेगा, वो नहीं खरीदेगा, इसलिए माना, चूंकि हमें विश्वास है वो प्रोफेशनल लोग हैं, और तुम्हारे लिए पहला बार ये वॉलेटाइल हो रहा है, पर उनके लिए वो दिन रात ये वॉलेटिलिटी चलती रहती है, तो उनको शेयर मार्केट का एक बढ़िया पैटर्न पता चल जाता है कि शेयर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर मैं ये बोलूंगा शॉर्ट टर्म में तुम अगर देखोगे, देखो कोई बच्चा अगर शॉर्ट टर्म में देखे तो यहां उसको लॉस नजर आएगा। अगर वो पहला ही चांसेस को चेक करे तो क्या बोले डायरेक्ट लगा तो 2 रुपया मिलता, म्यूचुअल फंड में 1.5 रुपया दिया। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जाकर देखो ना किसका फायदा क्या है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए आप। तो और भी मैंने एक एग्जाम्पल मात्र दिया है, और भी लाखों पैरामीटर्स हैं जो चेक होते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं म्यूचुअल फंड्स के। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो गया? चलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलिए अब हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले बताइए कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो देखो यहां पे एक चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले इस चार्ट में स्टेप नंबर 1 क्या होगा, तुम खोज के निकालो। ये होगा सबसे पहले इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अब पूल लिखा है, इसका मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना छोटा छोटा पैसा यहां पर जमा करेंगे। जमा कौन करेगा? म्यूचुअल फंड इनसे लेके, फिर वो किसको देंगे? ये फंड मैनेजर का मतलब म्यूचुअल फंड है, वो उसको पैसा देंगे। ठीक है, पैसा देने के बाद ये अपने पास रखेगा या उसको आगे इन्वेस्ट कर देगा? इन्वेस्ट कहां करेगा? सिक्योरिटीज मार्केट में, शेयर मार्केट में, मनी मार्केट में और गोल्ड या इन सब जगह इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने से वहां रिटर्न आएगा, वो रिटर्न किसको दे देगा? वापस उसी इन्वेस्टर्स को दे देगा। तो ऐसे चला 1 2 3। ये बड़ा शॉर्टकट में चार्ट बना के रखे हुआ नहीं, ये आईसीएसआई का चार्ट है ना, तो इसलिए नॉन ग्लैमरस है, कोई ग्लैमर ही नहीं है। आईसीएसआई जब अपना मॉड्यूल लिखता है ना तो उसको ऐसा लगता है हम स्टूडेंट के लिए नहीं लिख रहे हैं, कोई एक्सपर्ट पढ़ रहा है इसको। आप बताइए कोई एक्सपर्ट ही इसको समझ पाएगा? आप ही बताओ, इस चार्ट तक आते आते मुझे अभी आधा पौना घंटा लग गया है बेस बनाने में, और तब जाके तुम्हें ये चार्ट समझ में आया। और अगर तुम आईसीएसआई का म्यूचुअल फंड चैप्टर उठाओगे, पहले में सबसे शुरुआत में यही चार्ट दिया हुआ, वो क्या समझेगा? बच्चा को तो ये समझ में नहीं आएगा कि चार्ट में मैं स्टार्ट कहां से होऊंगा। इसलिए तुमने देखा वो बच्चा आईसीएसआई मॉडल पढ़ के थोड़ा सा वो कंफ्यूज सा हो जाता है, नहीं हो जाता है? चलिए कोई दिक्कत, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट मुझे लगता है तुम्हारा एकदम स्ट्रांग है। 1 2 3 4 कर दिया ऐसे तुमने? चलो देखो, अब सबसे पहले जनरली म्यूचुअल फंड किन के लिए है? स्मॉल इन्वेस्टर्स। कौन स्मॉल इन्वेस्टर्स? हु जनरली लैक एक्सपर्टीज टू इन्वेस्ट इन ऑन देयर ओन, मतलब वो डायरेक्ट रूट लेना नहीं चाहते, तो इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप कुछ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिसका क्या नाम हो चुका है अब? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो इसके ऊपर लिख दो पीआईवी। अब इसका नाम पीआईवी हो गया ना, पहले इसका क्या नाम होता था? सीआईबी। आप पीआईवी लाइक म्यूचुअल फंड का क्या कर सकते हैं? आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये लोग करते क्या है भाई? तो सबसे पहले आपके रिसोर्सेस को पूल करेंगे, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, और फिर वो आपको उसको इन्वेस्ट कर देंगे, नंबर 2, और लास्ट में नंबर 3 भी लिख दो। जो पैसा वहां से आएगा वो फिर उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया था। तो ये कितने स्टेप में काम करते हैं? 3। पहला स्टेप बोलो, पहला पैसा जमा करेंगे, दूसरा इन्वेस्ट करेंगे, तीसरा, ठीक है, वो आपस में, देखो आपस में बार बार बोलूंगा क्योंकि म्यूचुअल का हिंदी आपस होता है। तो ये जो काम करते हैं, क्या ये कॉर्पोरेट जैसा काम करते हैं या ये म्यूचुअल जैसा काम करते हैं? म्यूचुअल का मतलब कॉपरेटिव टाइप का, कॉपरेटिव टाइप का ही ज्यादा काम करते हैं। ये कंपनीज की तरह काम नहीं करते, कॉर्पोरेट्स की तरह काम नहीं करते। तो तुम देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये जो बांटते हैं कौन से प्रिंसिपल पे? कॉपरेटिव प्रिंसिपल पे। अच्छा देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कहां आया? यूएसए में। कब आया था? 1930s में। इंडिया में थोड़ा आते आते टाइम लगा है। अभी इंडिया में कब आया?
अब बोलोगे तो मैं पहले वही पढ़ा दूं कि इंडिया में कब आया, पढ़ाऊं पहले ही? चलो पहले यही पढ़ाता हूं। तो पहले इंटरनेशनली सबसे पहले कहां आया था वो? यूएसए में। कब? 1930s के अंदर, ठीक है। अब इंडिया में कैसे कैसे आया मैं बताता हूं। हाँ क्या पूछे, बोलो। क्या चीज? है मतलब ये तो मैं हिस्ट्री बता रहा हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड नाम का कॉन्सेप्ट था सबसे पहले किस कंट्री में आया था? यूएसए में। अब भारत में आएगा, देखो अब मैं आ गया हूं भारत में। चलो हेडिंग बोलो। अब थोड़ा सा इंडिया में आते हैं, इंडिया में कैसे कैसे हुआ। इंडिया में सबसे पहले कब आया ये? 1963 में। तो जरा देखिए पूरे वर्ल्ड से हम कितना पीछे चलते हैं, कितना साल पीछे चल रहे हैं हम। यूएसए में कब आ गया था? 1930 में। और हमारे यहां कब आया? 1963 में। तो 33 ईयर्स के बाद हम ऐसे ही हैं। हम पहले वेट एंड वॉच, पहले हम देखते हैं कि नया कॉन्सेप्ट आया, देखते हैं कहीं फेल ना हो जाए। फिर जब लगता है हिट विट हो गया तो वहां से हम सीधा कॉपी मार के अपने यहां ले आते। लॉ में भी हम ऐसा ही काम करते हैं। आपने देखा ओपीसी का कॉन्सेप्ट चाइना में आ गया, अमेरिका में आ गया, सिंगापुर में आ गया, भारत में अब आया 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में। तो हम बहुत सेफ गेम खेलते हैं क्योंकि रिस्क लेने के लिए पैसा ही नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो ना? तो ये अच्छा, अब सबसे पहले देखो 1963, ये 1991 से पहले है, लिबरलाइजेशन से पहले। तो ये प्री लिबरलाइजेशन है, तो लिखो ब्रैकेट में प्री लिबरलाइजेशन। और जानते हो प्री लिबरलाइजेशन में तो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड का बिजनेस कौन करता था? सरकार। और सरकार ने एक सरकारी संस्था बनाई जिसका क्या नाम था? यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई का नाम तो सब जानते होगे तुम लोग। अब ये सरकारी है, अब जिसकी वजह से सबसे बड़ा यही हो गया, सबसे पहले यही आया, पूरा मार्केट ये ले लिया। लेकिन उसके बाद देखिए धीरे धीरे लिबरलाइज हुआ। उसमें भी देखो पहले पब्लिक सेक्टर को दिया, पहले सरकारी को दिया। अच्छा सरकारी में सबसे पहला कौन था? ये तो सब जानता है, एसबीआई होना है। एसबीआई तो सरकार का दामाद है, कुछ भी होगा तो सबसे पहले कौन उठा के लेके जाएगा? एसबीआई। इसके एकदम प्रॉपर सरकारी दामाद है वो, प्रॉपर। आप सरकारी विभाग में चले जाइए, आप देखिए एसबीआई का इज्जत एकदम दामाद है। चाहे वो काम ना करे, चाहे घटिया सर्विस दे, लेकिन एसबीआई का नाम सबसे ऊपर रहेगा। और एसबीआई बहुत पैसा वाला भी, पैसा वाला होगा कैसे नहीं, सरकारी है, पूरा सरकार का हाथ है उसके ऊपर, सरकार का सबसे प्यारा बच्चा है वो। उसके बाद और लोग भी आए, जैसे कैनरा बैंक वाला, तो कैन बैंक म्यूचुअल फंड आया, पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड आया, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड आया। तो पहले ये सिर्फ बैंक तक सीमित था, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये खुलना स्टार्ट हुआ किसकी तरफ? अभी तो जानते हो लिबरलाइजेशन के बाद ही हुआ होगा। 1991 में लिबरलाइजेशन आया, 1991 में आया था ना। और उसके बाद 93 में 2 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। सबसे पहला किसको मिला ये? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, है ना। इसका पहले क्या नाम था? कोठारी पैनर। हाँ। तो इसका तो अभी फ्रॉड चल रहा है, मतलब अभी केस चल रहा है इसके ऊपर। तो ये पहला प्राइवेट सेक्टर था भारत का जो म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुसा था। तो उसके बाद तो खैर तुमको शुरू में दिखा दिया था। आज की डेट में अगर देखो तो सभी म्यूचुअल फंड में कौन नहीं है? जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, रिलायंस है ही, आईसीआईसीआई है ही, बिरला, टाटा बिरला, ये सब बोलते हो, सब है ही। टाटा का भी म्यूचुअल फंड है। जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं सब म्यूचुअल फंड में घुसे हुए हैं आज। आईसीआईसीआई है ही, बिरला सन लाइफ है ही, सब है। बजाज है ही, म्यूचुअल फंड में बजाज है ही। तो देखिए उसके बाद जब काफी लोग घुस गए इसमें, जैसे पब्लिक सेक्टर घुसा हुआ था, प्राइवेट भी घुसने लगा, प्राइवेट तो घुसते बेईमानी शुरू कर देता है। तो सेबी को ऐसा लगा कि नहीं भाई इनको भी रेगुलेट करना पड़ेगा। तो सेबी 1992 में सेबी का जन्म हुआ, जानते हो सेबी एक्ट 1992। तो सेबी ने अपने आने के कितने साल बाद? 4 साल बाद इनके लिए क्या बना दिया? लॉ, जिसका क्या नाम है? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। उसके बाद एक एनपीओ भी आया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है यही एमफी, जिसके बारे में बता रहा था मैं, है ना। आज भारत में जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनका एसोसिएशन कौन है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमफी। एमफी तो प्रचार करता है म्यूचुअल फंड सही है। तुम देखना जब भी म्यूचुअल फंड सही है लिखा हुआ आएगा तो उसके नीचे आएगा इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। और वो आया, और ये एमफी का क्या काम है कि जो एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करना। उसको क्या करना? प्रमोट ही तो करते हैं, 24 घंटे प्रचार प्रसार करते रहते हैं।
अब म्यूचुअल फंड का तो खूब प्रचार होता है, मैं देखता हूं। आप कभी क्रिकेट मैच देखो, मुझे लगा हर ओवर के बाद वो एक बार वो तो पहुंच ही जाएगा। अब बड़े बड़े स्टार्स हैं उसमें। अभी कौन कौन ऐड करता है उसका? वो भी करता है शायद, सचिन तेंदुलकर करता है ना, और रोहित कौन, वही गली वाला अपने बगल वाला जो रोहित, अच्छा रोहित शर्मा, अच्छा अच्छा। और धोनी भी करता है म्यूचुअल फंड का। बुमराह, बुमराह, क्या हालत है आजकल, खेलता उलता है कि नहीं बुमराह? अच्छा खेल रहा है। मैंने सुना है कि अब आईपीएल इंडिया में ही होने वाला है इस बार, शायद पुणे और मुंबई में, दिल्ली में तो होगा नहीं। दिल्ली में होता तो मैं जाता देखने के लिए, मैं उसमें पैसा लगाता हूँ ना, वो क्या बोलते हैं उसको, 10 रुपया 20 रुपया नहीं लगाते हैं, ड्रीम 11। अच्छा ड्रीम 11 में मैंने लास्टली चेक किया था तो 90 रुपये प्रॉफिट में मैं था, लेकिन काफ़ी डूबा भी मेरा पैसा, बहुत डूबता है। जिसको तुम सेलेक्ट करोगे वही फेल हो जाएगा। कितने लोग ड्रीम 11 में कभी यूज़ किया ड्रीम 11? अच्छा जिन लोगों ने किया है, ये इसकी आदत लगती है, और इसकी आदत लगती है इसलिए मैंने बाद में छोड़ दिया। मुझे लगा कहीं मेरा सारा पैसा ना चला जाए इसमें। नहीं इसको तो वो क्या बेईमानी भी करते हैं या वो रियल होता है? वो बेईमानी होती है। अरे लोग ना क्या करते हैं, मेरे आसपास का मेरा छोटा छोटा बच्चा सब ज्यादा करता है। ये छोटा बच्चा मेरे पास आया, मेरा किराएदार सब, और वो मुझे आके बोला इन्होंने 1 करोड़ जीत गया। मैंने कहा मैंने कितना पैसा लगाया था? कहा 10 रुपया लगा के 1 करोड़। मैंने कहा अरे यार ये तो ठीक है यार, मैंने बहुत बार 10 रुपया लगाया, करोड़ तक कभी पहुंचा ही नहीं मैं। 11 वाला का टीम ऐसे कुछ बनता नहीं है। तो तुम लोग मत करना, एक बार करोगे ना तो आदत लग जाएगी। वो तो मैं मैच्योर हूं तो मैंने अपने आप को रोक लिया, तुम लोग रोक नहीं पाओगे। तुम लोग तो मालूम चला यहाँ ही टीवी खोल के उसको बेच के लगाना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम लोग का कोई ठीक नहीं है। तो ये सब चीज में नहीं जाना है। ड्रीम 11 भी है एक, और कौन कौन सब है? हाँ चलिए। अच्छा देखो एम्फी को तुम ये मत समझना, सुनो सुनो, एम्फी भी एक तरीके का हल्का फल्का उनका एसोसिएशन है, थोड़ा बहुत रेगुलेटर भी है। जैसे आईसीएसआई, भारत में जितने कंपनी सेक्रेटरीज है उनका एसोसिएशन कौन है? आईसीएसआई। और आईसीएसआई कुछ हद तक हमारा रेगुलेटर भी है। तो इसी तरह सेबी ने मैंडेटरी किया हुआ है कि भारत में कोई भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस करेगा तो उसको एम्फी का सदस्य बनना पड़ेगा ही, एम्फी का सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से भारत में आपका म्यूचुअल फंड का बिजनेस आया। तो इंटरनेशनली कब आया, कैसे आया वो भी बता दिया, भारत में कब आया कैसे आया ये भी मैंने बता दिया, और ये सब एग्जाम में आता है ना। चलिए हेडिंग बोलो। अरे जोर से बोलो यार, क्या? नहीं ऐसे नहीं, जोर से, और एक बार और जोर से चिल्ला के एकदम। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या है भाई? तो एक काम करता हूं, इसमें 1 2 3 4 5 आ रहा ना, 5 पॉइंट आ रहा ना, 5 में से जो इसका डायरेक्ट लीगल डेफिनेशन है वो ये। तो इसके सामने लिखो लीगल डेफिनेशन। पहले मैं लीगल डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, फिर मैं 1 2 3 4 पढ़ा दूंगा। पहले लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन, अब बोलो लीगल डेफिनेशन कहां से आ रहा है? तो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, वहां से आ रहा है। ठीक है चलिए इसको जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी, बहुत जरूरी, पढ़ो जल्दी। ये याद होना चाहिए, लीगल डेफिनेशन है ये एग्जाम में लिखना है। पढ़ लिया बिना फुल स्टॉप के 3 लाइन? याद होना मुश्किल ऐसा लग रहा है? चिंता मत करो, इसके लिए मैंने चार्ट बना रखा, चार्ट बनाऊंगा, काम खत्म। तो आइए म्यूचुअल फंड का पढ़ते हैं लीगल डेफिनेशन, है ना। ठीक है देखो अब एकदम शांत हो जाना, और मैं सारे बच्चे को भी कम से कम 2 बच्चे जरूर खड़ा करके पूछूंगा क्लास में। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे को लिखना पड़ेगा आंसर। ठीक है चलिए इधर देखिए सब। म्यूचुअल फंड क्या होता है लीगली? ऐसे तो म्यूचुअल फंड क्या होता है मैंने बता दिया आपको, लेकिन म्यूचुअल फंड लीगली क्या होता है वो बता रहा हूं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड एक फंड है जो हमेशा किस फॉर्म में रजिस्टर्ड होगा? ट्रस्ट के रूप में। तो इसका मतलब ये हमेशा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा, मतलब ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। तुम लोग एसबीसी में ट्रस्ट चैप्टर पढ़ के आए हुए हो, कुछ लोग तो मुंह ही नहीं ला रहा, कर कौन एसबीसी? हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। एसबीसी में एक है इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कुछ याद आया? तो ट्रस्ट में अभी मैं इसको ट्रस्ट के रूप में बना के दिखाऊंगा तुम्हें। आपको याद होगा ट्रस्ट जब पढ़ाया था तो उसमें 4 चीजें होती हैं,
एक ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी, एक ट्रस्टी, एक बेनिफिशियरी, सब मैं यहां दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, देखो डिटेल में पढ़ो, मेरा तो साफ मानना है जितना आप डिटेल में पढ़ेंगे उतना फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में, और जितना ऊपर ऊपर पढ़ेंगे उतना दुख होगा। तो सुनिए, म्यूचुअल फंड एक फंड है, कैसे बोलेंगे? म्यूचुअल फंड एक फंड है विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ ट्रस्ट अंडर ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, अब इसका काम क्या है भाई? तो इसका काम है मनी रेज करना, क्योंकि इनको पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाना है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट, तो मनी रेज करेंगे। क्या करेंगे? ये मनी रेज करेंगे। अब मनी रेज कैसे होगा भाई? तो जैसे मान लो मैं म्यूचुअल फंड हूं, तो मेरा काम है मनी रेज करना, तुम लोगों से मनी रेज करना। कैसे रेज करूंगा भाई? तो मनी रेज करने के लिए मैं स्कीम्स लॉन्च करूंगा। क्या लॉन्च करूंगा? स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करूंगा। अब मेरे स्कीम में जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग पैसा हमें देंगे। पैसा कैसे देंगे भाई? तो पैसा देंगे यूनिट्स खरीद के। जैसे कंपनी शेयर्स बेचती है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी तो है नहीं तो जो तुम शेयर्स बोलोगे, तो म्यूचुअल फंड क्या बेचते हैं? अपने यूनिट्स। क्या बेचते हैं? यूनिट्स। तो यूनिट्स इज लाइक शेयर्स। बस कंपनी के साथ क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? शेयर्स। म्यूचुअल फंड के साथ क्या इस्तेमाल होता है? यूनिट्स। तो ये जो 5 चैप्टर तुम्हें पढ़ाऊंगा ना लगातार पीआईवी के, पांचों में यूनिट्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? यूनिट्स। ये यूनिट्स बेचेंगे, जो लोग मेरा यूनिट्स खरीदेगा तो वो मुझे पैसा देगा। अब मैं उनको दे दूंगा यूनिट सर्टिफिकेट। क्या दे दूंगा? जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है, मैं क्या दे दूंगा? यूनिट सर्टिफिकेट। तो यूनिट्स बेच बेच के मैं इतना पैसा जमा करूंगा, तो जो पैसा जमा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बाय सेलिंग द यूनिट्स अंडर वेरियस स्कीम इट फॉर्म्स इट्स कॉर्पस। अच्छा, हर स्कीम के अलग अलग कॉर्पस होंगे। जैसे मैंने एक स्कीम बनाया, देखो इधर, मनी मार्केट स्कीम, तो इससे तुम्हें पता लग गया कि इस स्कीम का यूनिट खरीदूंगा तो इसका पैसा ये इन्वेस्ट करेंगे कहां? मनी मार्केट। तो मनी मार्केट स्कीम का अलग कॉर्पस होगा। जैसे मैंने कहा ब्लू चिप स्कीम, पता चल गया अच्छा ये ब्लू चिप सिक्योरिटीज में सर पैसा लगाएंगे, तो ब्लू चिप स्कीम का अलग कॉर्पस होगा। तो कॉर्पस बन गया। अब उस कॉर्पस को क्या करेंगे जल्दी बताओ? एकदम सही, इन्वेस्ट करेंगे। ये कहां इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड? 3 जगह। बोलो पहला कौन? सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा बोलो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तीसरा बोलो गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। तीनों के साथ इंस्ट्रूमेंट बोलना। क्या क्या? पहला कौन? सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सेकंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा गोल्ड और गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। वहां पे ये पैसा लगाते हैं। अब जो पैसा आएगा वहां से फिर ये वापस यूनिट होल्डर्स में बांट देंगे। किसमें बांट देंगे? यूनिट होल्डर्स में। तो पहले तुम्हें ये समझ में आया, अभी ये याद हो जाएगा तुम्हें, ये पूरा याद हो जाएगा। अब देखो तोड़ तोड़ दिया ना मैंने पूरा। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं, देखो। चलो तुम लोग बोलते जाना। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है? जल्दी बोलो। म्यूचुअल फंड एक फंड है जो ट्रस्ट के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है? मनी रेज करना। ये कैसे मनी रेज करते हैं? ये बहुत सारे स्कीम्स निकालते हैं, हर स्कीम में यूनिट्स बेचते हैं, और यूनिट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे ये अपना कॉर्पस बनाते हैं, और कॉर्पस को अपने पास रखते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं? कहां इन्वेस्ट करते हैं? सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटीज मार्केट मतलब शेयर मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, या गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। याद रहेगा नहीं याद रहेगा पहले बताओ? अब तुम वहां डेफिनेशन देखोगे डिट्टो ये लिखा हुआ है ना। तो चलो एक बार फिर से बोलो, मुझे तो ये याद चाहिए, मुझे बहुत पसंद है इसका डेफिनेशन। चलो तुम लोग बोलोगे म्यूचुअल फंड, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद मजा आया? तो याद ही हो गया। देखो आंख मूंद के भी तुम बोल सकते हो, मैं चलाता रहूंगा। म्यूचुअल फंड एक फंड है जो ट्रस्ट के रूप में बनाया गया है। इसका काम है मनी रेज करना। तो मनी कैसे रेज करेगा भाई? तो मनी रेज करने के लिए ये डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करता है। हर स्कीम के अंदर ये यूनिट्स बेचता है। यूनिट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे अपना कॉर्पस बनाता है, और उस कॉर्पस को इन्वेस्ट कर देता है कहां? सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, या गोल्ड से रिलेटेड सिक्योरिटीज में ये पैसा लगा देता है, और वहां से जो भी रिटर्न आया वापस यूनिट होल्डर्स में बांट देता है। अरे कंपनी की तरह ही हुआ। कंपनी सबसे पहले इशू लाती है, पब्लिक इशू, राइट इशू, और उसमें लोगों से पैसा लेती है। पैसा कैसे लेती है? शेयर्स बेच के। जो पैसा शेयर बेच के आता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो कॉर्पस इज
शेयर कैपिटल, और कैपिटल के पैसे से बिजनेस होता है, बिजनेस से जो भी फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को बांट दिया जाता है शेयर होल्डर्स में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डिट्टो ये सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले बताइए आप। सेम प्रोसेस है, बस वहां लॉ का अंतर, वो कंपनीज एक्ट है और ये ट्रस्ट एक्ट। ट्रस्ट एक्ट प्लस सेबी का रेगुलेशन, ट्रस्ट एक्ट प्लस सेबी का रेगुलेशन। बात समझ में आए कि नहीं, पहले बताइए। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जल्दी से एक बार टाइप करके बताओ, पूरा लिखो व्हाट इज म्यूचुअल फंड, तुम लोग जल्दी से चार्ट उतारो। हाँ हाँ पता होता है, स्कीम के नाम से पता चल जाएगा। लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो तो देखते हो ना म्यूचुअल फंड का, जब भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एक लाइन बोलते हैं लास्ट में, है ना, हाँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पहले ही बहुत स्पीड बोल देते थे ये लोग, तब सेबी ने इनको डांट लगाया कि क्या खेल कर रहे हो तुम लोग। तब ये लोग देखना अब आराम से बोलता है और लिखा हुआ भी जाता है। अब तुम देखोगे राइटिंग में भी चलेगा और थोड़ा आराम से प्यार से बोलते हैं, इज्जत से बोलते हैं। पहले तो हद कर दिया था ये लोग, इतना स्पीड बोलता था कि उनको अवार्ड मिल जाना चाहिए था पूरे वर्ल्ड में सबसे स्पीड बोलने में। म्यूचुअल फंड ऐसे करते थे, है ना। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जल्दी से इसको टाइप करो पूरा। वो बच्चा सब सोच रहा होगा हम चार्ट उतारें कि टाइप करें, चार्ट उतारने में लगा हुआ होगा सब अभी। तो मजा आया म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड एक फंड है जो ट्रस्ट के रूप में बनाया गया है, जिसका काम है मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकालता है, हर स्कीम के अंदर बहुत सारे यूनिट्स को बेचता है, यूनिट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे वो अपना कॉर्पस बनाता है, फिर कॉर्पस को आगे इन्वेस्ट कर देता है सिक्योरिटी मार्केट, मनी मार्केट, गोल्ड या गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और वहां से जो रिटर्न मिलता है उसको बांट देता है यूनिट होल्डर्स में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। समझ में आया। अब बताइए, लीगल डेफिनेशन है, तुम लोग एकदम इज्जत नहीं दे रहे हो इसको। अब एग्जाम में ऐसे लिख के मत आ जाना एरो मार मार के, नहीं तो वो भी रिजल्ट एरो में देगा फिर। ये तो तुमको समझाने के लिए है। जरूरी नहीं कि तुम लोग भी टेढ़ा मेढ़ा करो ऐसे, वो तो मेरी जगह नहीं था इसलिए मैंने तुम लोग भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। वाह, अरे वो तो वहां जगह नहीं है इसलिए मैंने टेढ़ा लाइन खींच के फिर डाला है। कहा नहीं हमें अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना। मतलब वहां से लैंग्वेज चेंज होता है, इस वजह से टेढ़ा किया गया। नहीं ऐसा लग रहा है तुम्हें कि पहला जो लाइन चल रहा है उसमें ये कि म्यूचुअल फंड क्या है, दूसरे में वो पैसा कॉर्पस बना रहा है, और तीसरे में वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए 3 बार घूम गया। छुट्टी हो गई जब, है ना। ऐसे स्कूल में घंटी बजती थी ना। अच्छा आइसक्रीम वाला है, अच्छा हाँ आइसक्रीम का मौसम तो आ ही गया। चलिए कोई दिक्कत, चलिए अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। सबने उतार लिया ना। चलो उतार लिया तो बस एक बार आंख मूंद के बोल दो व्हाट इज म्यूचुअल फंड। चलिए देखिए लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड मीन्स अ फंड established in the form of trust to raise money through the sale of units to the public or a section of public under one or more schemes for investing in securities including money market instrument or gold related instruments। ठीक है, चार्ट में बहुत बढ़िया ढंग से लिखा हुआ था। चलिए बाकी और पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बताइए म्यूचुअल फंड का क्या मतलब। म्यूचुअल फंड 2 वर्ड से बना, एक म्यूचुअल और दूसरा फंड। म्यूचुअल का मतलब कमिंग टुगेदर, मतलब सारे लोग इकट्ठा होंगे, और फंड का मतलब पैसा। तो क्या म्यूचुअल फंड में एक आदमी का पैसा है या बहुत सारे लोगों का पैसा है? अरे बोलो, बहुत सारे लोगों का पैसा है। अच्छा हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जो लोगों का पैसा जमा करके आगे इन्वेस्ट करता है विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, है ना। आप सीधा सा बात है, मान लीजिए मैंने गोल्ड स्कीम निकाला है, तो गोल्ड स्कीम में वही यूनिट होल्डर्स पैसा लगाएंगे जिनको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मन होगा। तो हो गया ना कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? कॉमन। ऐसे लोग पैसा लगाएंगे नहीं जिनको गोल्ड पसंद ना हो। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं है,
तो गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड के स्कीम में पैसा नहीं लगाएगा, वो दूसरे स्कीम में पैसा लगाएगा। चलिए, अब म्यूचुअल फंड हमेशा क्या होता है? ट्रस्ट। अब देखो ट्रस्ट कैसे होता है, सो देखो आप थोड़ा सा इंडियन ट्रस्ट एक्ट से मैच कर देता हूं इसको, ठीक है। देखो ट्रस्ट कैसे होता है। देखिए जब भी ट्रस्ट होता है तो ट्रस्ट में एक ट्रस्टी होता है, ये तो सब जानता है। एक क्या होता है? ट्रस्टी। एक ट्रस्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन होते हैं? बेनिफिशियरी। एक होता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और एक होता है स्पॉन्सर, जिसको हम ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट बनाता है। एक होता है ऑथर। तो 1 2 3 4, ये 4 चीजें होती हैं किसमें एग्जैक्टली? ट्रस्ट में होती है ना 4 चीजें। चलो अब ध्यान से सुनो। अब यहां म्यूचुअल फंड से अगर मैं इसको मैच कर दूं तो देखो मैं नाम लिखता जाता हूं। अब देखना ये पूरा ट्रस्ट बन जाएगा। ये ट्रस्ट का क्या नाम हो जाएगा? म्यूचुअल फंड। ऑथर कौन बनेगा इसका? तो यहां पे एक नाम आएगा स्पॉन्सर। क्या होगा? स्पॉन्सर। ठीक है, स्पॉन्सर ही म्यूचुअल फंड को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। ठीक, जैसे प्रोमोटर्स नहीं होते कंपनी में, ऐसे यहां क्या होता है? स्पॉन्सर। ठीक, ट्रस्ट प्रॉपर्टी कौन होगा भाई? तो कॉर्पस, जो पैसा जमा हुआ वही तो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी। और इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से बेनिफिट पहुंचाया जाएगा किसको? बेनिफिशियरी को। और बेनिफिशियरी कौन है? यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर्स। लेकिन इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को अपने हाथ में कौन रखेगा? कौन मैनेज करेगा? ट्रस्टी। ट्रस्टी यहां पर होता है तुम्हारा फंड मैनेजर या असेट मैनेजमेंट कंपनी। बस हो गए। तुम इसको उतारना चाहो तो उतार लो, मतलब उतार लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये पता रहेगा कि ट्रस्ट अगर बना है तो ट्रस्ट के किस किस रोल में कौन कौन है। तो ट्रस्ट खुद क्या बन गया? म्यूचुअल फंड। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कौन रहा? स्पॉन्सर। ट्रस्टी कौन बन गया? फंड मैनेजर या असेट मैनेजमेंट कंपनी। और ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया? कॉर्पस। और कॉर्पस से किसका बेनिफिट कराना है? यूनिट होल्डर्स का। यूनिट होल्डर्स क्या हो गए? बेनिफिशियरी। एफएम का मतलब फंड मैनेजर, एएमसी का मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी का मतलब गाली मत समझ लेना, असेट मैनेजमेंट कंपनी। पहले तुम लोग उतार लो, मैं फिर से एक बार बोलूंगा तो समझ में आ जाए। ज्यादा से ज्यादा क्लास में फेस टू फेस आया करो तुम लोग। जो आलस के चक्कर में घर में बैठ जाते हो ना, अभी मैं डायरेक्ट टू होम वाला जो है ना D2S टेक्नोलॉजी, उन बच्चों का बंद करवाऊंगा जो फेस टू फेस रजिस्टर्ड है। बहुत सारे बच्चे फेस टू फेस होने के बावजूद भी आलस के चक्कर में घर में बैठे होते हैं, और जिससे क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। ये सब जानता है कि फेस टू फेस क्लासेस की एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। तो जब फेस टू फेस का मौका मिला है तो उसको यूज करना चाहिए ना। आलस के चक्कर में बच्चा पूरा क्लास छोड़ रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन है, मालूम चला दिल्ली के नहीं है, आउटसाइड दिल्ली रहते हैं, चलो वो समझ में आ गया ऑनलाइन पढ़ रहा है, पर जो बच्चा दिल्ली में रहता है उसको तो फेस टू फेस आना चाहिए। फेस टू फेस का क्वालिटी सबसे अच्छा होता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। अभी रिजल्ट में जितने बच्चों का रह गया पूछ के देखना, उनको उनके मन में एक बात रहती है कि अगर सारी क्लासेस फेस टू फेस चलती होती तो हम फेल नहीं करते। ऑनलाइन में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। और ऐसे भी कोई बच्चा घर में बैठ के कुआं का खुदाई तो कर नहीं रहा होगा, सीधा सा बात है, उसको फेस टू फेस जरूर आना चाहिए। अब तो सारी क्लासेस चलती हैं सुबह से शाम तक। ठीक है, चलिए हटाऊं तो जल्दी बोलो। अगर मैं ट्रस्ट में रखूं म्यूचुअल फंड को तो बताओ कौन कौन क्या क्या है। म्यूचुअल फंड क्या हो गया? ट्रस्ट। और उसका ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कौन रहा? स्पॉन्सर। ट्रस्टी कौन रहा? फंड मैनेजर या असेट मैनेजमेंट कंपनी। और बेनिफिशियरी कौन हो गया? यूनिट होल्डर्स। ठीक है, हटाऊं। चलिए
सबसे पहले हम अब देखो, और सिंपली पुट म्यूचुअल फंड इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, एक बिचौलिया है जो लोगों से पैसा लेके उसको आगे इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आ रहा है वो उन्हीं लोगों में बांट दे रहा है। अच्छा, ये जो पैसे को मैनेज करते हैं नॉर्मली या प्रोफेशनली? प्रोफेशनली, है ना। अच्छा बताइए, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है? ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, नीचे बताने वाला हूं। देखो आगे ना, म्यूचुअल फंड एडवांटेज, है ना, थोड़ा सा यहां बता दे रहा हूं। सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। आप अगर खुद डीमेट अकाउंट खुलवाओगे तो आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, आप शेयर 2, 5, 10, 20, 50, 100 खरीदोगे। लेकिन म्यूचुअल फंड को वही पैसा दे दो और उसी पैसे को इकट्ठा कर ले तो वो करोड़ों शेयर्स खरीदेगा। जब करोड़ों शेयर्स खरीदेगा तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होता है, उसका ब्रोकरेज का रेट कम हो जाता है, उसका मैनेजमेंट रेट कम हो जाता है, और जो भी उसको देगा तो ना म्यूचुअल फंड को जो भी फायदा होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, वो आप ही को लौटाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अरे म्यूचुअल फंड अपना खर्चा काट के ही पैसा लौटाएगा ना, तो अगर उसका खर्चा कम होता है तो रिटर्न ज्यादा देगा, लेकिन उसका खर्चा ज्यादा होगा तो रिटर्न कम देगा। तो म्यूचुअल फंड में आपके बहुत सारे खर्चे कम हो जाते हैं, किस वजह से? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझते हैं ना, कि डिमांड का स्केल बढ़ाओगे तो डिस्काउंट का रेट बढ़ेगा, और डिस्काउंट का रेट जो बढ़ता है वही क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये फायदा होता है। आइए और फायदा देख लेते हैं। हेडिंग बोलो जोर से, जोर से, जोर से बोलो यार, क्या चल रहा है ये? म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस, अभी एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। स्टेक होल्डर्स भी पढ़ लेंगे आज, रेगुलेटर्स भी पढ़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पढ़ लेंगे। 1 बजे से मेरी क्लास है। चलो सर आएंगे तो मैं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। सर मुझे यहां दिख जाएंगे तब मैं छोड़ूंगा, मतलब सर आएंगे मैं उनको रोक दूंगा, ब्रेक 5 मिनट का दिलवा के फिर स्टार्ट करवाऊंगा। अच्छा चलो आधे घंटे का ब्रेक दिलवा दूंगा, लेकिन सर आएंगे तभी मैं छोड़ूंगा, ऐसे मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। अपना सर को कॉल वॉल कर लो तुम लोग कि प्लीज आ जाइए, आदमी छोड़ नहीं रहा है ना। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है म्यूचुअल फंड में, तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे यहां से घसीट के निकाला नहीं जाएगा, ये सीधा समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए सबसे पहले जल्दी से म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस। एक बार सर को मैसेज कर दो कि आ रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं आराम से फ्लो में चलूं 3 बजे तक। कहीं उनको ये तो नहीं मालूम कि 3 बजे क्लास है उनकी, एक बार कंफर्म कर लो, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो तैयार हूं। हेडिंग, हेडिंग जोर से। अब सब मैसेज करने में लग गया देखो। चलो एडवांटेजेस को ऑब्लिक करके लिखो बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑब्लिक करके लिखो रोल, ROLE। चलिए सबसे पहले मैं बताता जा रहा हूं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अरे तुम लोग साथ साथ बोलते जाओ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके पैसे का आप अपने हाथ से मैनेज करते, वही एग्जांपल दिया था, जूता चप्पल बेचने वाला दुकान था तो वो अपने हाथ से मैनेज करे, और एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज वहां है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, MBAs हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनका ग्रुप होता है। आप जरा सोचिए, तो वो लोग आपके पैसे को मैनेज करें तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा कहां होगा? आपका म्यूचुअल फंड में, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होता है? एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट रिसर्च टीम। मतलब वो शेयर्स को जब खरीदते हैं तो उससे पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं, बेचते हैं तो भी पहले रिसर्च करते हैं। और आपको लगता है हम लोग रिसर्च करते होंगे? हम लोग को तो रामू बोला और टोमू ने कर दिया ये काम। रामू बोला शेयर बढ़ने वाला, शेयर बढ़ने वाला, टोमू खरीद लिया शेयर। बताइए, एक रामू के कहने पे काम चल रहा है। और यहां पर सोचिए कितने लोग हैं, और कितने लोग हैं वो भी सब क्वालिफाइड लोग हैं, और वो रिसर्च कर रहे हैं, है ना। चलिए अगला हेडिंग, हेडिंग जोर से। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन कैसे, सो सुनो। कहा जाता है ना, नेवर हैज ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडों को एक ही टोकरी में ना रखें, एक अंडा भी खराब हुआ तो सारे अंडे आपके बर्बाद हो जाएंगे। सुना है कि नहीं सुना है? यही रूल है डाइवर्सिफिकेशन के पीछे, है ना। अब सुनिए, देखो इधर देखो, इधर देखो, सारा बच्चा इधर देखो। जैसे मैंने बोला कि सारे अंडे को एक टुकड़ी में ना रखें, तो इसमें मतलब अंडे को अलग अलग रखें, ठीक है। जैसे कि एक अंडा खराब भी हो तो दूसरे तक वो असर पहुंचा ना पाए, ठीक ना। ये ना, ये बात मैंने बोला, ये बच्ची बैठी है, नाम भूल गया आपको, दिव्या, दिव्या भट्ट, तो दिव्या उपाध्याय। तो दिव्या,
दिव्या को बहुत अच्छा लगा ये लाइन, ठीक है, कहीं मैं भी आज से ना डाइवर्सिफिकेशन करूंगी। 10 रुपया है उसके पास। आप मुझे बताओ इस 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट में ये क्या डाइवर्सिफिकेशन करेगी? बहुत हुआ 5-5 रुपए का 2 शेयर खरीद लेगी, वो भी 5-5 रुपए का शेयर खरीदे तो हालात बहुत खराब ही लग रहे हैं शेयर से। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए। तो क्या डाइवर्सिफिकेशन अचीव हो सकता है? ज्यादा ना, लेकिन हाँ जी इधर देखो, अब म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है, ठीक है, उस स्कीम में इसने अपना 10 रुपया डाल दिया। तो उस स्कीम में सिर्फ इसी ने 10 नहीं डाला, ऐसे ऐसे लाखों लोगों ने 10-10 डाला है, और 10-10 डाल के ये करोड़ों बन चुका है। अब इस करोड़ों का बहुत जगह डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और जहां जहां डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है उसमें इसके 10 रुपए का भी कंपोनेंट है। नहीं समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूं, पहले बताइए। तो जो आप अकेले डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते थे, वही पैसा आप म्यूचुअल फंड को देके एक बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और देखिए डाइवर्सिफिकेशन से क्या फायदा होगा, सुनो इधर। जैसे ये 2 जगह पैसा लगाई थी ना, इसका लक खराब, दोनों डूब गए। लेकिन म्यूचुअल फंड ने 500 जगह पैसा लगाया था। आपको लगता है 500 जगह एक बार में डूब जाएगा? सेल्डम। सेल्डम का मतलब शायद ही कभी ऐसा हो कि सारे सिक्योरिटीज डूब जाए। और सिर्फ सिक्योरिटीज की बात कर रहे हो, इसमें तो हो सकता है थोड़ा पैसा लगाया हो सिक्योरिटीज मार्केट में, थोड़ा मनी मार्केट में, थोड़ा गोल्ड में, शेयर मार्केट क्रैश कर गया पर गोल्ड वाला चल रहा हो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले ये बताओ तुम। तो ये बात समझ में आ गई? तो जल्दी से स्पीड में पढ़ो, तो ये लेके यहां से यहां तक जल्दी से पढ़ो तो। अरे बोल बोल के पढ़ो जल्दी से। सेल्डम का मतलब शायद ही कभी ऐसा हो। कहते हैं बचपन में पढ़ा था, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, भौंकने वाले काटते भी हैं बहुत बार। पता नहीं किसने ऐसा बोला होगा है? हाँ मतलब, हाँ सेल्डम मतलब शायद ही ऐसा हो। लेकिन बताइए आजकल तो मैं देखता हूं भौंकने वाले काट लेते हैं। कुत्ता सब काफी इंप्रूव कर गया। वो जो पुराना जो भी उसके बारे में सेंस कही जा रही थी, उनका जनरेशन द जनरेशन बदल गया। वो लोग आजकल वो भौंक भी रहा है और काट भी रहा है क्या? हाँ काफी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा बाहर पैसे मिलते हैं कुत्ता काट ले तो? हाँ यहाँ पर घर वाले पीटते हैं कि अब सुई लगवाना पड़ेगा। कितना इंजेक्शन लगवाना होता है? 14? पहले शायद 14 होता था पहले, अब 14 बार इंजेक्शन। उससे अच्छा तो कुत्ता ही काटा था। नहीं कुत्तों से बच के रहना चाहिए। उनका कोई कभी कभार, अब क्या कैसे पता, उसके चेहरे को देख के गुस्सा पता थोड़ी चलता है गुस्सा में। वो तो नॉर्मली दिखता है। और आया सूंगा सूंगा काट के निकल लिया। चलिए अगला पढ़ा तुमने ये? हाँ हेडिंग बोलो, हेडिंग जल्दी जल्दी जल्दी। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। मालूम चला वो बच्ची बैठी हुई, नाम बताइए भूल गए। अंजलि सुनो अंजलि काफी पैसा है इसके पास, 1000 रुपया, ठीक है। अब 1000 रुपये का इसको भी बड़ा बढ़िया पसंद आया वो कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। 1000 रुपये से इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, कंपनी 5, कंपनी 6, कंपनी 7, कंपनी 8, कंपनी 9, कंपनी 10। ये 10 जगह पैसा लगाई, 10 कंपनी में पैसा लगाई। आपको मालूम है अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, डिपॉजिटरी है, अगर ये फिजिकल वर्ल्ड है तो 10 शेयर सर्टिफिकेट, 10 कंपनी का 10 फाइल बनेगा। 10 कंपनी पर इसको विचार करते रहना पड़ेगा, रिसर्च करते रहना पड़ेगा, कब बढ़ा कब घटा, कब बढ़ा कब घटा, है ना। लेकिन ये काम करे 1000 रुपया सीधा म्यूचुअल फंड को दे दे, बस म्यूचुअल फंड इसको 1 यूनिट सर्टिफिकेट दे देगा कि मैंने आपसे 1000 लिया, हमने आपसे कितना लिया 1000। अब ये 1000 रुपया वो लाखों जगह इन्वेस्ट करे तो लाखों शेयर सर्टिफिकेट को कौन संभालेगा? म्यूचुअल फंड। इनको नहीं संभालना हो। नई बात समझ में आई इसको? मतलब अगर म्यूचुअल फंड को पैसा दे दे 1000 तो इसको तो 1 यूनिट सर्टिफिकेट मिलेगा। म्यूचुअल फंड देगा ना इसको 1 यूनिट सर्टिफिकेट, 1000 रुपए का 1 यूनिट सर्टिफिकेट देगा ना, एक ही सर्टिफिकेट ना। लेकिन वो 1000 कॉर्पस में जाके लाखों कंपनी में लगेगा। अब उस लाखों कंपनी का मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड देखेगा, इनको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए जरा पढ़ के देखिए तो।
पूरा पढ़ो जल्दी से। चलिए आगे। रिटर्न पोटेंशियल तुम लोगों को पहले बता चुका था कि ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा क्या दिखाई देता है, आपको फायदा दिखाई देता है। नहीं बताया था अभी कुछ देर पहले कि मालूम चला डायरेक्ट में लगाया, पहले तुम 2 रुपया कमाए लेकिन 3 रुपया हार भी गए, मतलब खो भी गया, लॉस भी हो गया। फिर 1 रुपया कमाए लेकिन फिर 4 रुपया तुम बर्बाद कर दिए, तो इन टोटल क्या इंपैक्ट आया? काफी टफ क्वेश्चन है ये। -4 आएगा, -4। लेकिन मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने लगाया, ये तुमको बस 50 पैसा दिया, 50 पैसे, कभी 1 रुपया दिया, कभी फिर 20 ही पैसे दिया, फिर कभी 10 ही पैसे दिया, बहुत कम कम रिटर्न दिया, पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जोड़ो तो 1 रुपी 1 और प्लस कितना 80 पैसे। देखो फिर भी तुम कहां -4 थे, कहां तुम फायदे में। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलेगा, इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए हेडिंग बोलो। पहले बता चुका था इनको किसका फायदा होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ज्यादा शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो ब्रोकरेज रेट इनका कम हो जाता है, कस्टोडियल फीस कम हो जाता है, जो अदर फीस हैं वो सब भी कम हो जाता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कितना जल्दी आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, या यूनिट। अब मैं मेरे मुंह से शेयर्स भी निकले ना, तुम यूनिट समझना। तो म्यूचुअल फंड पढ़ रहे हैं ना, तो यहां शेयर वर्ड नहीं होता, क्या होता है, यूनिट। याद रखिएगा, आगे तुम लोग को पढ़ाऊंगा कि म्यूचुअल फंड के 2 स्कीम्स होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में तो म्यूचुअल फंड तुमसे खुद ही वापस खरीद लेगा यूनिट। अब बताओ इससे ज्यादा क्या तुम्हें लिक्विडिटी चाहिए। अगर तुमको यूनिट तुमने खरीदा और यूनिट तुम्हें पसंद नहीं है, म्यूचुअल फंड खुद ही तुमसे यूनिट वापस खरीद लेगा। मतलब एक बायबैक जैसा हो गया, और बायबैक उनका ऑन गोइंग चलता ही रहता है। अब बताइए इससे अच्छा लिक्विडिटी कुछ होगा कि जिसने बेचा उसने ही तुमसे खरीद लिया। हाँ, क्लोज एंडेड स्कीम में जरूर ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड खुद वापस नहीं खरीदेगा, आपको स्टॉक मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो फिर वही बात, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है इसका मतलब, और लिस्टेड है तो आराम से बिक ही जाएगा। तो इसका मतलब लिक्विडिटी पूरी है। ओपन एंडेड में भी काफी बढ़िया लिक्विडिटी है और क्लोज एंडेड में भी काफी बढ़िया लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। अगला ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, चूंकि अब देखिए म्यूचुअल फंड जो है वो सेबी से रेगुलेटेड है, और सेबी ने इनके लिए रेगुलेशन बनाया हुआ। उस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि हमेशा डेली बेसिस पर हर म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड का प्राइस बताना पड़ेगा कि कितने पर अभी ये चल रहा है ना। उसको एनएबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनएबी। जो म्यूचुअल फंड की यूनिट का प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, एनएबी। तो उनको डेली एनएबी बताना पड़ता है। अब डेली वो एनएबी बता रहे हैं, ऊपर से जब तुम पैसा लगाओगे किसी स्कीम में, तो आप जानते हैं सेबी प्रोस्पेक्टस के पीछे पड़ा रहता है कि प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिखो। तो जब भी आपसे पैसा लिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा क्यों लिया जा रहा है, कहां इन्वेस्ट होने वाला। इन्वेस्ट हो गया है तो इन्वेस्टमेंट का क्या परफॉर्मेंस है। जैसे कंपनी नहीं बनाती है अपना बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऐसे ये लोग हर स्कीम का क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेली इनको एनएबी बताना पड़ता है। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर है, ये कहीं पे लिख लो डिस्क्लोजर। आप जानते हैं हायर द डिस्क्लोजर हायर देयर विल बी द ट्रांसपेरेंसी। और सेबी के हर लॉ किस पर टारगेट करते हैं, डिस्क्लोजर पे। तो सेबी के रेगुलेशन की वजह से दे आर हाईली डिस्क्लोजर एंटिटीज, ये बहुत डिस्क्लोज करते हैं, और जिस वजह से काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं। याद रहेगा। तो ये कुछ फायदे हैं, लेकिन फिर वही बात, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस गो हैंड बाय हैंड। कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है, और अगर नुकसान ना होता तो म्यूचुअल फंड ही नंबर 1 होता, बाकी चीजें खत्म हो गई होती। तो इसका मतलब कुछ इसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या क्या है देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला, इसको पढ़ो तुम, इसको यहां पे ये पढ़ो। क्या बहुत बार ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में भी लॉस हो जाए आपको? क्यों? वो म्यूचुअल फंड का जब भी प्रचार करते हैं तो लास्ट में एक लाइन बोलते तो हैं कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क तो हर जगह है, हाँ, लेकिन आप बताओ, आपने अपना पूरा पैसा म्यूचुअल फंड पर विश्वास करके दिया कि म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली उसको मैनेज करेगा, नहीं करेगा, रिसर्च करके मैनेज करेगा। लेकिन अगर वो आलसी निकला तो, उसने रिसर्च नहीं किया तो, उसके यहां जो प्रोफेशनल्स हैं, बोलने के लिए प्रोफेशनल्स हैं पर वो प्रोफेशनल नहीं है, तो क्या नुकसान भी हो सकता है? और बोलो,
तो जैसे देखिए, सबसे पहला देखो, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी चीज है, पर एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन भी होना नहीं चाहिए। जैसे आप एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो बहुत बार ये हो सकता है कि जो आपका की सेगमेंट था, जैसे आपने बोला था मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, तो पैसा ज्यादा कहां लगना था? मनी मार्केट में। लेकिन एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में तुमने क्या किया? मनी मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट और गोल्ड सब में बराबर बांट दिया। तो बताइए, जो मेन पर्पस था वो तो खो गया ना। अगला, कभी कभी ये क्या करते हैं, ब्लू चिप, ब्लू चिप का मतलब हाई, जैसे बीएससी सेंसेक्स के जो टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लू चिप। ब्लू चिप का मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, टॉप कंपनीज। कभी कभी ये क्या करते हैं, टॉप कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाते हैं। आपको याद रखिएगा, जो कंपनी टॉप पे पहुंच चुकी है तो उसके टॉप पे पहुंचने का जो रास्ता था, सफर था, वो तय हो चुका है। आज रिलायंस का शेयर बढ़ेगा भी तो बहुत, खींचेगा तो 10%, गिरेगा भी तो 10%, क्योंकि वो मेच्योरिटी पा लिया। नहीं समझे? लेकिन आज कोई न्यू एज कंपनी है, न्यू एज का मतलब स्टार्टअप, स्टार्टअप 10 रुपया से शुरू हो रहा है, अभी उसका 10 रुपया से 1000 तक का सफर बाकी। नहीं समझ में आया लोग को? आप बताइए, जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है वही अच्छा रिटर्न देती हैं, वो अच्छा रिटर्न देती हैं, और जो स्टार्टअप्स होती हैं ना, बम्पर रिटर्न देती हैं। दोनों में डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है? जो वेल स्टैब्लिश्ड हैं वो ज्यादा लॉस भी नहीं कराएगी पर ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं देगी, लेकिन जो स्टार्टअप है होने के लिए वो फेल भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न दिया तो बम्पर रिटर्न भी दे सकता है। तो मेरा मानना थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है, थोड़ा ब्लू चिप में लगाओ, थोड़ा स्टार्टअप में लगाओ। तो ये लोग कभी कभी क्या करते हैं कि यार कहीं स्टार्टअप में लगाया लॉस हो गया, थोड़ा कम रिटर्न देंगे पर ब्लू चिप में लगे रहो। तो ब्लू चिप में लगा के तुम बम्पर रिटर्न नहीं दे पाओगे अपने इन्वेस्टर्स को, यूनिट होल्डर्स को। तुम एक नॉर्मल रिटर्न दे पाओगे पर बम्पर रिटर्न नहीं दे पाओगे। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बम्पर रिटर्न चाहते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, पहले बताइए। अगला, ये लो, कुछ ज्यादा ही शेयर खरीद बिक्री कर दिया, 5 पैसा बढ़ा बेच दिया, 2 पैसा घटा खरीद लिया। अब इतना भी ज्यादा तुम करोगे तो भाई तुम्हारे खरीदने बेचने में ब्रोकरेज तो लग ही रहा है, खर्चा बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो, जितना फायदा नहीं कमा रहे हो उससे ज्यादा लॉस हो जा रहा है। तो उस कभी कभी इन लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आगे ये लो, पुअर प्लानिंग, प्लानिंग ही ठीक से नहीं किया। अगला, अनरिसर्च्ड फोरकास्ट, फोरकास्ट समझते हैं? एंटिसिपेशन, प्रेडिक्शन, मालूम चला जो प्रेडिक्शन किया वो ठीक से तुमने किया नहीं। जैसे अभी जो वॉर चल रहा है, उस वॉर को प्रेडिक्ट ये लोग कर रहा होगा कि इस वॉर से इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा। आगे, फंड मैनेजर्स गधे निकले। अब देखिए, गधे निकले का मतलब बेचारा पूरा मेहनत कर रहा है पर दिमाग ही नहीं तो क्या करेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे बहुत मेहनत करते हैं पर दिमाग ही नहीं होता है। तो बता, अब गलती तो किसकी है फिर? गलती है म्यूचुअल फंड कंपनी की कि तुमने ऐसे गधे दिमाग वाले को रखा क्यों। फंड मैनेजर्स में अच्छे टैलेंट को रखोगे ना तुम। अगला, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग स्कीम के रिस्क और रिस्क ऑफ द मार्केट दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर मेरा मानना दोनों अलग अलग होता है। अच्छा, एक बात बताइए, तुम लोगों को स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ाया था, शेयर मार्केट क्रैश कर गया तो जरूरी तुम्हारा भी शेयर का दाम गिर गया होगा? बहुत बार हो सकता है तुम्हारा शेयर का दाम बढ़ रहा हो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले ये बताइए आप। अरे ये अच्छा, D2H, अभी मैं यही बोल रहा था क्या जो उधर सुनाई दिया? क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, तो गलती किसकी है ये बोल रहा था? वो म्यूचुअल फंड की है ना, कि ऐसे ऐसे टैलेंट को क्यों आपने रखा है लोगों का पैसा मैनेज करने के लिए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, है ना? उसके बाद रिस्क ऑफ द स्कीम और रिस्क ऑफ द मार्केट अलग अलग चीज है, दोनों को एक जैसा समझना नहीं चाहिए, दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए, और बहुत बार वो देख नहीं पाते। कुछ रिस्क और भी है, याद रखिएगा। म्यूचुअल फंड के जो रिस्क हैं 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक। ये जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया था ना, ये सारे के सारे एक तरीके क्या हो गए, और नीचे वाला जो रिस्क है ये। चलिए अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला वोलेटिलिटी रिस्क। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? तुम लोग एफएम में पढ़ते होगे सिस्टमेटिक रिस्क और क्या होता है सिस्टमेटिक रिस्क? जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये है सिस्टमेटिक। ये जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। पर ये जो है ये कंट्रोल हो सकता था, नहीं हो सकता था? तो बताओ ये कौन सा रिस्क था? ये सिस्टमेटिक नहीं था, हाँ अनसिस्टमेटिक है। ये क्या है? अनसिस्टमेटिक लिखो।
और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं नीचे अब, ये है सिस्टमेटिक। समझ में आ गया? सिस्टमेटिक रिस्क वो होते हैं, देखो ना नाम ये सिस्टमेटिक, जो सिस्टम में ही रिस्क है। तो सिस्टम को तो आप नहीं बदल सकते। अच्छा बदल सकते हो? पहले बताओ, आप पूरे सिस्टम को बदल दोगे? बताइए, अगर आप सिस्टम को बदलने वाले होते तो आईसीएसआई का रिजल्ट परसेंटेज बदल देते आप। तो आईसीएसआई के रिजल्ट परसेंटेज को आप नहीं बदल सकते, लेकिन हां अनसिस्टमेटिक रिस्क आप अपने आप को सही कर सकते हो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आइए जरा मैं थोड़ा सिस्टमेटिक रिस्क, पहला कौन है? वोलेटिलिटी रिस्क। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? लिखो, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन। वोलेटाइल का मतलब फ्लक्चुएशन। देखिए, जो शेयर मार्केट में शेयर फ्लक्चुएट करता है, क्या किसी एक कारण से करता है या लाखों कारण हो सकते हैं? मालूम चला उधर रसिया और यूक्रेन में वॉर हुआ, उसका इंपैक्ट आ गया, अब उसको रोक लोगे तुम जाके बोल सकते हो वहां रसिया को, मेरा शेयर का दाम गिर रहा, रोक, युद्ध को रोको, नहीं तो मैं युद्ध करूंगा तुमसे। तो नहीं कर सकते ना। तो जब शेयर का दाम गिरेगा तो उसको म्यूचुअल फंड भी नहीं बचा पाएगा, गिरेगा तो गिरेगा ही। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो ये हो गया। तो इसको पढ़ो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कंपनी का परफॉर्मेंस है, और भी बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स हैं जिससे कि शेयर का दाम पे असर पड़ता है, उसको म्यूचुअल फंड रोक सकता नहीं। अगला क्रेडिट रिस्क में क्या होता है? सुनो, जो जहां जहां उन्होंने पैसा लगाया, जैसे उन्होंने पैसा लगाया डिबेंचर में, अब मालूम चला उस कंपनी ने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं दिया। डिबेंचर के ऊपर क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट नहीं दिया। बॉन्ड में पैसा लगाया, बॉन्ड पर कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिया। अब कंपनी ने नहीं दिया तो उसका असर किस पे पड़ जाएगा? म्यूचुअल फंड। पढ़ो इसको पढ़ो। इश्योर का मतलब कंपनी, जानते हैं ना सिक्योरिटी लॉ में इश्योर कौन होता है? कंपनी। तो इश्योर ऑफ द स्कीम फेल्स टू पे द प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट, लिख लो आगे, ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डीईबीटी, ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया था म्यूचुअल फंड ने, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो इंटरेस्ट मिला ही नहीं। आगे लिक्विडिटी रिस्क, मतलब वो बेचारा बेच ही नहीं पा रहा, और अगर बेच पा रहा है तो लॉस में बेच रहा। इसी को बोलते हैं ना लिक्विडिटी, मैं फंस गया, या तो मैं लॉस में बेचूं या बिकेगा ही नहीं। तो ये कौन सा हो गया? जल्दी बताओ, ये क्या हो गया? लिक्विडिटी रिस्क, कि मैं फंस गया, मैं बेच पा नहीं रहा हूं। पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है कि वो रिडीम करना, रिडीम मतलब बेचना, वो रिडीम करना चाहता है, लेकिन उसको लग रहा है कि बिना लॉस इनकर किए हुए अब बेच पाऊंगा नहीं, प्रॉफिट तो होने वाला नहीं। जैसे कोरोना में हुआ, कोरोना में ओवरऑल इकोनॉमी गिर गई, और जो लोग को तुरंत पैसा निकालना था वो तो लॉस पे ही निकला, और जो 3-4 साल रुक गया उसको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो 20 में 21 में पैसा निकाला होगा उसको तो लॉस ही हुआ होगा। अगला कंसंट्रेटेड रिस्क, नाम में कंसंट्रेट, कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट कर दिया किसी एक पे, अब वो सेक्टर गिर गया। नहीं समझे? बताओ तो कौन सा सेक्टर अभी गिर गया पूरे तरीके से? रियल एस्टेट। अब थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक हो रहा है, हल्का सा ठीक हो। हाँ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी तो बर्बाद ही हो गया। हॉस्पिटल वही टूरिज्म वाला बर्बाद ही, होटल वोटल सब बर्बाद ही ना हो गया, है ना। डोमेस्टिक तो फिर भी चला थोड़ा बहुत, यहां तो भारत में आप जानते हैं दिल्ली के लोग 1 महीने के लिए खुला तो शिमला पहुंच जाएगा, और शिमला को पूरा गंदा करके आएगा, अब फिर बेचारे शिमला वाले साल भर अपना उसको साफ करते रहते हैं बैठ, है ना। लेकिन इंटरनेशनल, अच्छा एविएशन बर्बाद हुआ। अभी तक मुझे आश्चर्य ये लग रहा है अब क्यों नहीं खोल रही है इंटरनेशनल, सब कुछ खुल चुका है, यहां लोगों में वॉर चल रहा है और इन लोग इंटरनेशनल नहीं खोल रहे। अब इनको इंटरनेशनल, भाई एविएशन जो कंपनीज है वो भी बर्बाद हो जाएंगी। नहीं सारे के सारे, मैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, जब पहली बार फ्लाइट में चढ़ा वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद, पहली बार मतलब वो 2-3 साल पहले की बात, तो मुझे लगा कि ठीक से पहुंच भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था एरोप्लेन। मुझे डर लग रहा था क्या पता साफ सुथरा ठीक से ना किया हो, कहीं अटक ना जाए, और उसको जो आगे खुलता है वो टायर उतरते वक्त कहीं वही नहीं खुले तो मेरा क्या हाल होगा। क्योंकि सच बोलता हूं, जब फ्लाइट में, मतलब उसके बाद जब मैंने फ्लाइट लिया तो मुझे डर था कि क्या पता इसका एसी बंद हो जाए, क्योंकि ठीक से चल तो रहा नहीं, 2 साल से बंद बैठा हुआ है। चेक तो करता रहता होगा, लेकिन एक हमेशा चले और 1-2 साल के बाद चले, असर तो पड़ ही जाता है। बड़ा मैं डर डर के उस पर चढ़ा, मैंने कहा चलो भाई अब ठीक है। चलिए, तो कभी कभी क्या करते हैं, आप किसी एक सेक्टर पे कंसंट्रेट कर जाते हैं और वो सेक्टर ही बर्बाद हो जाता है। आगे हल्का बोलो, इन्फ्लेशन रिस्क। अच्छा बताओ इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है? तुम पहले पढ़ो फिर मैं बताता हूं, इसको पढ़ो।
इन्फ्लेशन बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ने से लोगों के पास पैसे कम बचते हैं, जो खर्च ज्यादा हो जाता है, तो बचते कम है, तो क्या परचेजिंग पावर, जो परचेजिंग पावर है, क्या वो घट जाता है लोगों का? तो लोग परचेज करेंगे नहीं तो तुम सेल कैसे कर पाओगे? नहीं समझ में आया? अगर तुम कोई चीज बेचना चाहते हो तो उसके लिए खरीदार चाहिए ना, अमाउंट खरीदार मार्केट में है ही नहीं, तो फिर भाई या तो तुम्हें सस्ता बेचना पड़ेगा या बेचना ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी तो एक रिस्क है कि नहीं? रिस्क है, पहले बताइए। और ये ऐसे रिस्क हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो होकर रहेगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो चलो, कुछ फायदे भी म्यूचुअल फंड के और कुछ नुकसान भी, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए उसके बाद आगे हमें पढ़ना है स्टेक होल्डर्स ना। चलिए अच्छा चलो, तुम लोग के चेहरे को देख ऐसा लग रहा बहुत पढ़ लिए। स्टेक होल्डर वाला बस इसको तो सिर्फ मुझे रेड आउट करना और कुछ नहीं करना, ये पढ़ के मैं छोड़ देता हूं, ठीक है? सारा बच्चा पीछे देख रहा है, सर नहीं आया क्या, सर नहीं आया क्या, है ना? अनुसर आए, पूछो फोन करके, एक बार फोन कर दो, क्या पता उनको याद हो भी। तुमने मैसेज किया बस, क्या लिखे सर उधर से? तो ठीक है, मैं हूं फिर। नहीं, रिप्लाई दिलवाओ, उसके बाद ही मैं हटूंगा यहां से। 15 मिनट में आ रहे हैं? अच्छा, तब तो बच गया तुम लोग। अच्छा, नीचे खड़ा ऐसा बोल रहे हैं, ये देखो कहीं बगल में तो नहीं है यहाँ पे। चलिए हेडिंग जोर से। अच्छा, ये जो पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है भारत में, इसके स्टेक होल्डर समझते हैं? कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखिए, सबसे पहले एक चार्ट छोटा सा यहां पे आ रहा है, देखो भाई। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्यों शेयर मार्केट है ना ये, और शेयर मार्केट को कौन देखता है इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है? तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। उसके बाद शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है भाई? तो सेबी इज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। आरबीआई क्यों? पैसे का लेन देन है, उसमें कहीं मनी मार्केट में घुसा ही तो, अब मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, याद है? अगला एमफी क्यों? अरे एमफी इनका एसोसिएशन है ना, एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है एसआरओ के बारे में, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर में। तो तुम भूल चुके होगा, आई एम डैम श्योर, भूल गए हो ना? क्या होता है एसआरओ? सर सरो, एसआरओ का मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इनकम टैक्स वाले कहां से घुस रहे हैं इसमें? टैक्स लेने के लिए घुसेंगे, ये तो सूंघते रहते हैं कहां प्रॉफिट है, नहीं? अच्छा, मुझे लगता है कि मोस्ट हेटेड डिपार्टमेंट अगर पूरे इंडिया में कोई होगा तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, क्या लग रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा मोस्ट हेटेड है या जीएसटी डिपार्टमेंट? जिसमें इनकम टैक्स ज्यादा परेशान नहीं करता लोगों को, वो कभी कभार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो सुना आपने 1 लाख पाया गया इनकम टैक्स के रेट में, वो वही रेट मारते हैं जहां से कम से कम 100 करोड़ निकले, 50 करोड़ निकले। लेकिन जीएसटी वाला तो कहीं भी करता है। मेरे पे कर दिया था, बताओ। अब मेरे पे जीएसटी का रेट हुआ तो मैं क्या ही था, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, तो इसलिए मुझे बुरा ज्यादा जीएसटी वाला लगता है। हम बोले हाँ आप पे हुआ है इसलिए आपको लग रहा है ना? चलिए, ये और बहुत सारे इन्वेस्टर एसोसिएशन सब भी होंगे, है ना? तो चलिए एक बार इसको लिस्ट के तौर पे पढ़ते हैं। बोलो कौन 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 कौन। चलिए अब थोड़ा सा इसको एक बार वो कर ले, क्लासिफाई कर लें। रेगुलेटर कौन कौन मिलेगा आपको? रेगुलेटर तो कौन है भाई? सेबी। अच्छा, सेबी का काम क्या है यहाँ पे एज ए रेगुलेटर, क्या काम है? सेबी रेगुलेट करेगा म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जानते हो ये सारे के सारे लोग किसके हाथ में आते हैं? सेबी, जानते हो ना? ये सारे के सारे इंटरमीडिएटरीज हैं। अरे कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट में ये सब था। उसके बाद इन्होंने, सेबी ने क्या बनाया है? एक रेगुलेशन, उस रेगुलेशंस को ये फॉलो करवाता है सबसे, और समय समय पे इस रेगुलेशन में चेंज भी करता रहता है, तभी तो अमेंडमेंट होता है। चलिए कुछ इंडस्ट्री बॉडी के बारे में बात करते हैं। जो इंडस्ट्री बॉडी है वो कौन कौन है, जल्दी बताओ। ये एक ही इंडस्ट्री बॉडी है इनकी, कौन? एम्फी। एम्फी का फुल फॉर्म? चलिए आपको बताया था ना, भारत में जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे सबको एम्फी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो भारत के अंदर भी कितने एएमसी हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज? अगली क्लास में मैं बताऊंगा एएमसी कौन होते हैं, मैं बताऊंगा, है ना? जो म्यूचुअल फंड का सारा काम कौन देखते हैं? एएमसी। तो वो सारे के सारे एमपी के क्या है एग्जैक्टली? मेंबर्स हैं।
उसके बाद एमपी का क्या क्या काम होता है, वो रेकमेंड करता है, प्रमोट करता है कि कैसे म्यूचुअल फंड बिजनेस में अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस लाए जाएं, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट हो, जो इंफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ उसको डिसिमिनेट करता है, डिसिमिनेट मतलब फैलाना, फैलाता है, स्टडी करता है, रिसर्च करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर। और आप देखते हैं एमपी तो बोलता है म्यूचुअल फंड सही है, एडवर्टाइजमेंट करता रहता है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास यही तक। जब अगली क्लास में हम आएंगे तो इससे हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो आगे ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ये सब ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे बहुत सारे, है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।